लकड़ी के एक तैरते टुकड़े को कसकर पकड़े हुए चिन मुआन गुलाबी बालों वाली लड़की पर चिल्लाता है, खुद को संभालो, किनारा पास ही है। लेकिन लड़की तो पूरी पैनिक मोड में जा चुकी थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, आखिर वो करे भी तो क्या। उसकी ताकत तो प्रैक्टिकली 0% पर पहुंच चुकी थी। और ऑनेस्टली मोटिवेट रहना थोड़ा मुश्किल होता है जब सामने वाला शार्क तुम्हें लंच समझ चुका हो। तभी समुद्र का वो खतरनाक शिकारी तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। चिन मुएन पीछे मुड़कर देखता है और तुरंत समझ जाता है कि सिचुएशन अब सिर्फ खराब नहीं रही, ये तो सीधा हॉरर मूवी बन चुकी है। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आती हैं। उसे साफ दिख रहा था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो दोनों आज यहीं खत्म हो जाएंगे। उसका चेहरा बता रहा था कि दिमाग में कोई बहुत खतरनाक फैसला पक रहा है। फिर अचानक चिन मुएन हरकत करता है। लड़की घबराकर उसका नाम चिल्लाती है, तुम क्या कर रहे हो? क्योंकि वो उसी लकड़ी के टुकड़े को उठाने लगता है जिससे वो किसी तरह पानी में तैर रही थी। चिन मुएन ठंडी आवाज में कहता है, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। मतलब भाई ने पूरा इट्स नॉट यू इट्स द शार्क वाला ब्रेकअप मोमेंट बना दिया। लड़की की सांसें तेज हो जाती हैं। वो हकलाते हुए उसका नाम लेती है और रोते हुए कहती है, मुझे मत छोड़ो, मैं मरना नहीं चाहती। चिन मुएन पीछे मुड़कर देखता है। उसकी एक आंख लाल चमक रही थी। उस पल वो किसी हीरो से ज्यादा ऐसा इंसान लग रहा था जिसने सर्वाइवल मोड को परमानेंटली ऑन कर दिया हो। तभी अचानक एक विशाल शार्क पानी फाड़ते हुए उनके सामने बाहर निकलती है। लड़की की रोती हुई आवाज वहीं अटक जाती है। वो बस कांपते हुए मत कह पाती है कि मौत खुद डिस्कशन ज्वाइन करने पहुंच जाती है। लेकिन अगले ही पल धड़ाम, चिन मुएन सीधे लकड़ी का टुकड़ा शार्क के मुंह पर दे मारता है। शार्क हमला करती है और उनकी आखिरी उम्मीद बनी वो लकड़ी सेकंडों में टूथपिक बन जाती है। पानी चारों तरफ फट पड़ता है। चिन वैन उछलकर केओस में जा गिरता है, जबकि शार्क उनके बचने का एकमात्र सहारा तोड़ चुकी थी। लेकिन उस वार ने शार्क का चेहरा भी बिगाड़ दिया था। शार्क फिर पानी में गोता लगाती है। उसकी फिन ऐसे गायब होती है जैसे विलन थोड़ी देर बाद और ज्यादा डेंजरस बनकर लौटने वाला हो। दूसरी तरफ गुलाबी बालों वाली लड़की धीरे धीरे गहरे नीले अंधेरे में डूब रही थी। ऊपर शार्क आराम से उसके चक्कर काट रही थी, जैसे मेन्यू चेक कर रही हो। फिर वो सीधे उसकी तरफ मुंह खोलकर बढ़ती है। हर तरफ सिर्फ दांत ही दांत। लड़की के सिर से खून बह रहा था। ये कोई वाइब नहीं था, ये तो सीधा फ्यूनरल लग रहा था। उसकी आंखें धुंधली पड़ने लगीं, होंठों से बबल्स निकल रहे थे। वो मुश्किल से फुसफुसाती है, बचाओ। उसकी आवाज टूट रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने आखिरी शब्द भी पानी में डुबो रही हो। तभी अचानक शार्क को कहीं और से ताजा खून की स्मेल आती है और वो बीच अटैक में ही डायरेक्शन बदल देती है, जैसे लड़की मेन कोर्स से सीधा साइड आइटम बन गई हो। अगले ही पल चिन मुएन पानी के ऊपर उभरता है। उसका हाथ बुरी तरह घायल था, लेकिन उसने ऑलरेडी वाई शेप बैंडेज बांध लिया था और उसके दांतों के बीच एक नाइफ फंसी हुई थी। जैसे मरना नहीं है का कॉन्सेप्ट उसी ने इन्वेंट किया हो। ये आदमी हार मानने आया ही नहीं था। चिन मुएन सिर पीछे फेंककर इतनी गहरी सांस खींचता है जैसे अब पूरी जिंदगी के लिए ब्रेथ होल्ड करने वाला हो, और टेक्निकली वही होने भी वाला था। अगले ही पल वो खुद अपनी मर्जी से फिर से उस शार्क के घर में डाइव मार देता है, सीधा नीचे, हाथ में नाइफ ताने हुए। नीचे शार्क अभी भी गुलाबी बालों वाली लड़की के आसपास घूम रही थी और चिन मुएन अपना खून बहता हुआ हाथ हिलाकर उसे प्रैक्टिकली बुलाने लगता है, ए ओवर हियर। भाई खुद को बेट की तरह इस्तेमाल कर रहा था और चेहरे पर जरा भी डर नहीं। शार्क तुरंत उसकी तरफ लॉक कर लेती है और पागलों की तरह उसकी तरफ रॉकेट बनकर दौड़ पड़ती है। मिशन अकॉम्प्लिश्ड। लड़की फिलहाल सेफ थी। अब चिन मुएन खुद मेन कोर्स बन चुका था और समहाउ उसे इससे भी प्रॉब्लम नहीं थी। वो वहीं डटा रहता है जबकि शार्क खुले जबड़ों के साथ उसकी तरफ टूट पड़ती है। सामने सिर्फ दांत ही दांत, लेकिन चिन मुएन के चेहरे पर वही वाइब थी। अब खोने को बचा ही क्या है। आखिरी सेकंड में वो परफेक्ट टाइमिंग पकड़ता है और पूरी ताकत से अपना हथियार शार्क की नाक पर दे मारता है। धड़ाक। ऐसा लगा जैसे पानी के अंदर बिजली फट गई हो। भाई ने सच में साबित कर दिया, मैं खुद वेपन हूं। शार्क अटैक मिस कर देती है और उसी मौके का फायदा उठाकर चिन मुएन जोरदार स्वूश के साथ घूमता है। फिर पूरी ताकत लगाकर अपना स्टेक नीचे घोंप देता है। वो यहाँ कैजुअल स्विमिंग करने नहीं आया था। वो यहाँ ओशन के एपेक्स प्रेडेटर का वर्स्ट नाइटमेयर बनने आया था। पानी में खून फैलने लगता है। वार सीधा सही जगह लगा था। चिन मुएन के चेहरे पर हल्की सैटिस्फाइड सी एक्सप्रेशन आ जाती है, जैसे शार्क का जंप स्केयर अटेम्प्ट उसे बिल्कुल इंप्रेस नहीं कर पाया। पूरा मेन कैरेक्टर मोड 11 पर चल रहा था, लेकिन शार्क भी ये स्टैबिंग चुपचाप सहने वाली नहीं थी। वो दर्द से पागलों की तरह पानी में तड़पने लगती है। चारों तरफ फिन्स, बबल्स और केओस फैल जाता है। फिर भी चिन मुएन दूरी बनाकर रखता है
और उस ओवरसाइज्ड खूंखार मछली को दर्द में छटपटाते हुए देखता रहता है। जैसे ही शार्क अपने नए पियर्सिंग में बिजी हो जाती है, चिन मुएन तुरंत वहां से निकल पड़ता है। वो तेजी से तैरता हुआ राइजिंग बबल्स के बीच से अंधेरे पानी को चीरता आगे बढ़ता है और पीछे घायल शार्क को छोड़ देता है। दूसरी तरफ बहुत नीचे गुलाबी बालों वाली लड़की अब हार मानने लगी थी। उसके मुंह से हल्की सी टूटी हुई आवाज निकलती है, जबकि वो और गहराई में डूबती चली जा रही थी। उसकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे खत्म हो रही थी और उसका शरीर बस अंधेरे में नीचे उतरता जा रहा था। उसकी आंखें धुंधली पड़ चुकी थीं, होंठों से बस कमजोर सी सांस निकल रही थी। पूरा सीन ऐसा लग रहा था जैसे वो टनल के आखिर वाली लाइट देखने वाली फेज में पहुंच गई हो। उसके हाथ पैर भारी हो चुके थे, शरीर जवाब दे रहा था। आखिरी बार थोड़ी सी होश बचती है और वो मन ही मन किसी से मदद की भीख मांगती है, किसी से भी। क्लासिक सर्वाइवल मोमेंट। बस यहाँ होप बहुत कम थी और ड्राउनिंग बहुत ज्यादा। ऊपर तैरते हुए चिन मुएन अचानक रुक जाता है। उसकी आंखें सिकुड़ती हैं। उसे एहसास होता है, रुको, वो अभी भी नीचे है। पूरा एक्सप्रेशन वैसा था जैसे किसी को अचानक याद आए कि स्टोव बंद किया या नहीं। बस यहाँ दांव पर इंसानी जान थी। अगले ही पल रियलाइजेशन उसे जोरदार झटके की तरह लगता है। उसके चेहरे पर शॉक साफ दिखता है जैसे ही वो लड़की को और नीचे डूबते देखता है। बिना एक सेकंड गंवाए वो फिर से नीचे डेंजर जोन में डाइव मार देता है। गहराई में पहुंचकर आखिरकार वो उसे पकड़ लेता है। वो अपने हाथों में उसे कसकर थाम लेता है, जबकि दोनों गहरे समुद्र के दबाव में चुपचाप तैर रहे थे। ये पल शायद रोमांटिक लगता अगर दोनों की ऑक्सीजन खत्म नहीं हो रही होती और आसपास शार्क का खून नहीं फैला होता। फिर एक जोरदार किक के साथ चिन मुएन ऊपर की तरफ बढ़ता है। वो लड़की को ऐसे लेकर तैर रहा था जैसे कोई ट्रॉफी जीतकर वापस लौट रहा हो। दोनों को जिंदा बाहर निकालने की ठान चुका चिन मुएन आखिरकार शोर तक पहुंच जाता है और थैंकफुली शार्क्स को इस बीच पार्टी का इनवाइट नहीं मिला था। गर्म रेत पर गुलाबी बालों वाली लड़की बिल्कुल बेहोश पड़ी थी। उसका स्कूल यूनिफॉर्म पूरी तरह भीग चुका था और बाल चेहरे से चिपके हुए थे। ट्रॉपिकल गर्मी भी उसे हिला नहीं पा रही थी। फिर अचानक जिंदगी सबसे ऑकवर्ड तरीके से वापस लौटती है। लड़की जोर से खांसती है और फेफड़ों से समुद्र का पानी बाहर उगल देती है। कोई ड्रामेटिक मूवी वाला स्लो मोशन अवेकनिंग नहीं था, लेकिन डूबे रहने से तो बेहतर ही था। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। उनमें आंसू, कंफ्यूजन और दर्द सब मिला हुआ था। वो कराहते हुए बड़बड़ाती है कि उसका पूरा शरीर अजीब लग रहा है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसके ऊपर झुका हुआ है। उसका कंफ्यूजन तुरंत पैनिक में बदल जाता है। वो चौंक कर आवाज निकालती है और सामने देखती है चिन मुएन उसे ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ घूर रहा था, जबकि उसके हाथ अभी भी उसके सीने पर टिके हुए थे, टेक्स्ट बुक CPR पोजीशन में। अगले ही पल रियलाइजेशन उसे ट्रक की तरह हिट करता है। पूरी आइलैंड पर गूंजती हुई आवाज में वो चीख पड़ती है, परवर्टिड्स, इतनी जोर से कि आसपास के पक्षी भी डरकर उड़ जाएं। अब लड़की झटके से उठकर बैठ चुकी थी। उसका चेहरा पूरा लाल टमाटर बन गया था। वो तुरंत अपने हाथों से खुद को ढकने लगती है और हकलाते हुए पूछती है, तुम बस CPR कर रहे थे ना? साफ दिख रहा था कि वो डेस्परेटली चाह रही थी कि सिचुएशन उतनी ऑकवर्ड ना निकले जितनी लग रही है। लेकिन चिन मुएन सटल होने वालों में से नहीं था। वो सीधा सपाट जवाब देता है, हाँ, फिर बिना रुके कैजुअली जोड़ देता है और माउथ टू माउथ भी दिया था। लड़की तुरंत हे चिल्ला उठती है क्योंकि कुछ डिटेल्स सच में अननेसेसरी होती हैं। चिन मुएन पूरी लॉजिकल एनर्जी के साथ कहता है कि वो दोनों मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। लोगों की जान बचाना लिटरली उनके सिलेबस का हिस्सा है। कुछ सेकंड तक भारी ऑकवर्ड साइलेंस छाया रहता है, जबकि लड़की ये प्रोसेस करती है कि जिसकी जान उसने क्रीप समझकर बचाई थी, उसी ने उसकी जान बचाई है। आखिरकार वो धीमी आवाज में शर्माते हुए थैंक यू बोलती है। फिर वो आसपास फैले ट्रॉपिकल सीनरी को देखती है और सबसे जरूरी सवाल पूछती है, हम आखिर हैं कहाँ? चिन मुएन मीनवाइल अपने फोन को घूरने में बिजी था। बिना ऊपर देखे वो ऑनेस्टली जवाब देता है, पता नहीं। यानी शार्क से बचकर दोनों सीधे मिस्ट्री आइलैंड पैकेज में आ गिरे थे। समुद्र किनारे खड़े हुए, हवा उनके कपड़े उड़ाती रहती है। लड़की उम्मीद भरी आवाज में पूछती है कि क्या उनके फोन्स अभी भी काम कर रहे हैं। शायद उसे GPS मिरेकल की उम्मीद थी, या कम से कम कोई सिग्नल ही मिल जाए। लेकिन चिन मुएन उसी डेड पेन फेस के साथ बुरी खबर सुना देता है, फोन्स काम कर रहे हैं लेकिन यहाँ बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है। और बस उसी पल साफ हो जाता है कि उनका आइलैंड सर्वाइवल एडवेंचर अब भी सिर्फ शुरू हुआ है। चारों तरफ रेत, ट्रॉपिकल पेड़ और समुद्र था, लेकिन हेल्प बटन कहीं नहीं। गुलाबी बालों वाली लड़की तुरंत चिन मुएन पर चढ़ बैठती है, फौरन पुलिस को कॉल करो। साफ दिख रहा था कि उसका डिजर्टेड आइलैंड वाला सर्वाइवल एक्सपीरियंस अब उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था और उसे इस सिचुएशन का मैनेजर चाहिए था।
लेकिन चिन मुएन हमेशा की तरह रियलिटी मोड में था। वो अपना फोन चेक करके उसे शायद 20वीं बार याद दिलाता है, यहाँ बिल्कुल भी सिग्नल नहीं है। लड़की उसकी बात सुनकर आंखें घुमाती है, जैसे उसकी टेक नॉलेज से पर्सनली इंसल्ट हो गई हो। फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसे स्टूपिड बोल देती है और अपनी बेहद कॉन्फिडेंट लेकिन इक्वली गलत थ्योरी समझाने लगती है। उसके हिसाब से पुलिस को बिना सिम कार्ड और बिना सिग्नल के भी कांटेक्ट किया जा सकता है। पूरा वाइब ऐसा था जैसे उसने कहीं इंटरनेट पर रैंडम रील देखकर खुद को साइबर एक्सपर्ट घोषित कर दिया हो। प्रॉब्लम बस ये थी कि जंगल में लॉजिक और सोशल मीडिया हैक्स काम नहीं करते। अपनी बात साबित करने के लिए वो झटके से फोन उसके हाथ से छीन लेती है। फिर ड्रामेटिक अंदाज में कहती है, मुझे हैंडल करने दो। चिन मुएन बस वहीं खड़ा उसे स्लाइटली डाउटफुल एक्सप्रेशन के साथ देखता रहता है, जैसे उसे पहले से पता हो कि अब कॉमेडी शुरू होने वाली है। लड़की पूरी सीरियसनेस के साथ इमरजेंसी रेस्क्यू मैसेज टाइप करती है और बिना सिग्नल के ही हेल्प टेक्स्ट भेज देती है, सीधे डिजिटल शून्य में। कुछ सेकंड बीतते हैं, फिर और कुछ सेकंड, लेकिन यूनिवर्स की तरफ से सिर्फ गहरा सन्नाटा मिलता है। फोन में कोई रिएक्शन तक नहीं आता। दोनों वहीं खड़े रह जाते हैं, जबकि आइसोलेशन की हार्श रियलिटी धीरे धीरे दिमाग में बैठने लगती है। गर्म ट्रॉपिकल हवा में उसकी हार मानती हुई छोटी सी साई तैर जाती है। लेकिन लड़की इतनी आसानी से अपनी जीनियस टेक टिप फेल्स मानने वाली नहीं थी। वो जबरदस्ती नर्वस स्माइल देती है और पूछती है, कहीं तुम्हारा फोन खराब तो नहीं? क्योंकि ऑब्वियसली अपनी लॉजिक पर शक करने से आसान फोन को ब्लेम करना होता है। पूरी एनर्जी वैसी थी जैसे पूरा मोहल्ला बिजली जाने पर भी कोई वाईफाई रूटर रीस्टार्ट करता रहे। थोड़ी देर बाद चिन मुएन एक कोकोनट ट्री पर चढ़ा हुआ नीचे उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन और पिटी का अजीब मिक्स था। वो ऊपर से पूछता है, तुमने ये फेक इन्फॉर्मेशन आखिर सीखी कहां से? नीचे खड़ी लड़की के चेहरे पर ऑकवर्डनेस साफ दिख रही थी। उसके माथे पर एक स्वेट ड्रॉप चमकती है, जबकि उसे धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि शायद वो उतनी स्मार्ट नहीं जितना खुद को समझती थी। पेड़ की पत्तियों के बीच बैठे बैठे चिन मुएन आखिर एक्चुअल नॉलेज ड्रॉप करता है। वो समझाता है कि बिना सिम कार्ड पुलिस को कॉल करना तभी पॉसिबल है जब आसपास सिग्नल मौजूद हो, और यहाँ तो सिविलाइजेशन का नामो निशान तक नहीं। वो फिर वही ठंडी सच्चाई दोहराता है, यहाँ कोई सिग्नल नहीं है। सर्वाइवल स्किल्स और बेसिक टेलीकॉम नॉलेज का अल्टीमेट कॉम्बो लेसन चल रहा था। अब जाकर लड़की को सच में पैनिक होने लगता है। वो ऊपर उसकी तरफ बड़ी आंखों से देखती है और घबरा कर पूछती है, तो अब हम क्या करेंगे? हम आखिर किस जगह पर फंसे हैं? फिर खुद ही जल्दी जल्दी रीजनिंग देने लगती है कि अगर उन्हें मदद चाहिए तो सबसे पहले अपनी लोकेशन पता करनी होगी। ऑनेस्टली प्लान बुरा नहीं था। दूसरी तरफ चिन मुएन हाथ से आंखों पर छाया बनाकर दूर होराइजन को स्कैन कर रहा था। वो मन ही मन सोचता है कि इतना बड़ा आइलैंड पूरी तरह खाली नहीं हो सकता, यहाँ कोई ना कोई जरूर होगा। तभी नीचे से लड़की इरिटेट होकर चिल्लाती है, क्या? क्योंकि उसकी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस इग्नोर करके वो सीनरी देखने में बिजी था। लेकिन तभी ऊपर से चिन मुएन कुछ ऐसा देख लेता है जिससे उसका खून तक ठंडा पड़ जाता है। उसका चेहरा अचानक सीरियस हो जाता है। वो तुरंत तेज आवाज में कहता है, चुप रहो। उसकी आवाज इतनी शार्प थी कि लड़की खुद चौंक जाती है। उसकी इरिटेशन एक पल के लिए कंफ्यूजन में बदल जाती है, लेकिन लड़की अभी भी पूरी तरह सिचुएशन समझ नहीं पाई थी। लड़की तुरंत भड़क उठती है। वो गुस्से में रैंट करने लगती है कि उसमें इतनी हिम्मत कैसे हुई उसे चुप रहने को कहने की, खासकर तब जब कुछ देर पहले वहीं उसे शार्क्स के सामने बेट बनाकर छोड़ने वाला था। वो अभी आगे बोलना शुरू ही करती है कि चिन मुएन बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करता। वो झटके से नीचे कूदता है और सीधे उसका मुंह अपने हाथ से बंद कर देता है। चुप। इस बार उसकी आवाज में ऐसा टेंशन था जिसे नाइफ से काटा जा सके। चिन मुएन उसका चेहरा अपने करीब लाता है। उसकी आंखों में अब मजाक का 1% भी नहीं बचा था। वो फिर धीमी लेकिन बेहद गंभीर आवाज में कहता है, शांत रहो। वो रूड बनने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो सरवाइव करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इस जंगल में उसकी चीखें किसी भी छिपे हुए खतरे के लिए डिनर बेल जैसी थीं। उसकी नीली आंखें सिकुड़ जाती हैं। वो जंगल की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की मूवमेंट पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। पेड़ों के बीच कुछ हिल रहा था और वो डेफिनेटली रेस्क्यू टीम नहीं थी जो स्नैक्स लेकर आने वाली हो। हवा अचानक भारी लगने लगती है। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अनसीन डेंजर बस हमला करने ही वाला हो। तभी फ्रेश एक भाला हवा को चीरता हुआ उनकी तरफ आता है। अगले ही सेकंड चिन मुएन लाइटनिंग स्पीड से लड़की को पकड़कर नीचे गिरा देता है। दोनों जोर से रेत पर जा टकराते हैं। लड़की डर से चीख पड़ती है। कुछ ही सेकंड में उनकी सिचुएशन लॉस्ट टूरिस्ट से सीधा हंटेड प्रे में बदल चुकी थी। भाला तेज आवाज के साथ रेत में धंस जाता है और फिसलता हुआ बीच पर रुकता है। पूरा वेलकम टू द आइलैंड। पैकेज ऐसा था जो किसी ने रिक्वेस्ट नहीं किया था। सनी स्काई,
सफेद बादल और ट्रॉपिकल बीच ऊपर से पीसफुल लग रहे थे, लेकिन नीचे पूरा मर्डर वाइब चल रहा था। चिन मुएन अभी भी लड़की को प्रोटेक्टिवली नीचे दबाए हुए था, जबकि लड़की शायद समझ ही नहीं पा रही थी कि ये रेस्क्यू है या सरप्राइज रेसलिंग मैच। चिन मुएन उस प्रिमिटिव स्पीयर को घूरता है जो अभी अभी उन्हें ह्यूमन केबाब बनाने से चूक गया था। वो धीमी कंफ्यूज्ड आवाज में बोलता है, ये आखिर था क्या? और ऑनेस्टली सवाल वैलिड था। कुछ देर पहले तक वो शार्क से बच रहे थे, अब सर्वाइवल हॉरर मोड ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका था। तभी आसपास की झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आती है। घने और नुकीले पत्ते किसी भी चीज को छिपाने के लिए परफेक्ट जगह थे, और विजिबिलिटी इतनी खराब थी कि माहौल और क्रीपी हो रहा था। फिर एक और रस्टल सुनाई देता है। इस बार दोनों तुरंत उस दिशा में देखने लगते हैं। उनकी पीठ समुद्र की तरफ थी और चिन मुएन के दिमाग में अचानक रियलाइजेशन चमकता है। वो क्लासिक मोमेंट जब आपको समझ आता है कि डिजर्टेड आइलैंड एक्चुअली डिजर्टेड नहीं है। यहाँ लोग रहते हैं और वो लोग शायद अपने स्नैक्स शेयर करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। फिर आखिरकार झाड़ियां जोर से हिलती हैं। स्विश, पत्ते अलग होते हैं और सामने आते हैं। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 खतरे। बाईं तरफ एक दुबला पतला आदमी खड़ा था, जिसके हाथ में लंबी स्टाफ थी। उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी और चेहरे पर ऐसी क्रीपी ग्रिन थी जैसे ये पूरा हंट उसके लिए फन एक्टिविटी हो। दाईं तरफ एक मोटा भारी शरीर वाला आदमी खड़ा था, जो पूरी तरह साइलेंट था। उसका चेहरा देखकर लग रहा था कि उसके दिमाग में जिंदगी भर सिर्फ वायलेंस ही चला है। और बीच में मेन बॉस एंट्री, एक विशाल मस्कुलर आदमी जिसके बैंगनी बाल थे और सिर पर हेडबैंड बंधा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो रोज जंगल जिम में वर्कआउट करके आता हो। उसकी गर्दन में हड्डियों की नेकलेस लटक रही थी और हाथ में खतरनाक जैकेट हथियार था। उसकी आंखें शैडो में छिपी हुई थीं, लेकिन जिस तरह वो दोनों को घूर रहा था, उससे साफ था कि ये लोग फ्रेंडली नेबर्स नहीं थे। और उसके दोनों साथी उसके पीछे ऐसे खड़े थे जैसे किसी कोऑर्डिनेटेड वेलकम पार्टी का हिस्सा हों। अब ऑफिशियली सर्वाइवल मोड शुरू हो चुका था। सिग्नल ढूंढने का फेज खत्म, अब फोकस सिर्फ जिंदा बचने पर था। अचानक जंगल की तरफ से जोरदार दहाड़ गूंजती है और वहीं तीनों आदिवासी आदमी पूरी रफ्तार से उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। उनके चेहरे ऐसे लग रहे थे जैसे आज डिप्लोमेसी नाम की चीज छुट्टी पर हो। लेकिन चिन मुएन भाई ने पूरी सिचुएशन देखी, हल्की सी स्माइल दी जैसे ये कोई नॉर्मल ट्यूसडे हो, और आराम से बोल पड़ा, हाय। फिर बिल्कुल कैजुअली जोड़ दिया, ओह, यहाँ इंडिजिनस लोग भी रहते हैं। आदमी लिटरली मौत सामने देखकर भी क्यूरियोसिटी मोड में था। वो आराम से फाइटिंग स्टैंस में खड़ा हो गया और सच में हेलो बोलने की कोशिश करने लगा। उधर ट्राइब वाले चीखते हुए उसकी तरफ दौड़ रहे थे। चिन मुएन सोच रहा था शायद डायरेक्शंस पूछ लेगा, और वो लोग सोच रहे थे डिनर मिल गया। कोई भी सेम पेज पर नहीं था। दुबला पतला आदिवासी जोर से चिल्लाते हुए स्पीयर लेकर उसकी तरफ झपटता है और चिन मुएन का एक्सप्रेशन ऐसा हो जाता है जैसे उसे कोई अनवांटेड नोटिफिकेशन मिल गया हो। सीरियसली, इन वाला वाइब। दूसरी तरफ वो विशाल चीफ गरजते हुए बीच पर दौड़ता चला आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फ्रेट ट्रेन सीधा क्रश करने आ रही हो। और इस पूरे केओस में भी चिन मुएन कैजुअली उसे फ्रेंच में ग्रीट कर देता है। चीफ के चेहरे का क्लोजअप तो और भी डेंजरस था। लाल चमकती आंखें, पुराने बैटल स्कार्स और ऐसा मर्डर एक्सप्रेशन जैसे वो सुबह उठकर स्पेसिफिकली किसी की जिंदगी खराब करने निकला हो। अगले ही पल सिचुएशन फुल 2-on-1 फाइट में बदल जाती है। दोनों ट्राइबल वॉरियर्स अलग अलग तरफ से वॉर क्राई मारते हुए हमला करते हैं, लेकिन चिन मुएन बीच में ऐसे खड़ा था जैसे बस का इंतजार कर रहा हो। भीगे हुए कपड़े, चेहरे पर चिपके बाल और एक्सप्रेशन जीरो टेंशन। वो सीधे एक आदिवासी की आंखों में देखकर ऑलमोस्ट पूछता है, इतना पर्सनल क्यों ले रहे हो? भाई सिर्फ 20 मिनट पहले आइलैंड पर बहकर आया था और अब हॉस्टिलिटी का एक्सप्लेनेशन मांग रहा था। दुबला आदिवासी तेजी से एक के बाद एक स्पीयर फेंकने लगता है, लेकिन चिन मुएन हर वार को ऐसे डॉज करता है जैसे कोई मामूली इनकन्वीनियंस हो। पूरा सीन ऐसा लग रहा था जैसे वो ट्यूटोरियल लेवल खेल रहा हो और बाकी लोग अभी कंट्रोल सीख ही रहे हों। तभी विशाल चीफ जोरदार दहाड़ के साथ हवा में छलांग लगाता है। नीचे खड़ा चिन मुएन अपनी बर्फ जैसी ठंडी नीली आंखों से उसकी जंप ट्रैक करता है। हाथ में स्पीयर तैयार था। साफ दिख रहा था अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अगले ही सेकंड क्रैक, चिन मुएन हवा में ही स्पीयर का शाफ्ट पकड़ लेता है। बस उसी पल फाइट के रूल्स बदल जाते हैं। वो चीफ के हथियार को पकड़कर उसी स्पीयर के हैंडल से इतनी जोरदार टक्कर मारता है कि पूरा इंपैक्ट गूंज उठता है। चीफ क्लियरली इस बात का आदी नहीं था कि कोई उसके अटैक्स को उसी पर रिवर्स कर दे। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन साफ दिखता है। फिर उसकी लाल आंख शॉक से फैल जाती है क्योंकि उसे बस एक धुंधली चीज अपनी तरफ आती दिखती है। एक स्नीकर, धड़ाम।
चिन मुएन हवा में घूमकर पूरा प्रिसिजन के साथ अपनी स्नीकर सीधा चीफ के मुंह पर दे मारता है और ऊपर से स्मर्क भी कर रहा था। अगले ही पल वो दूसरे वॉरियर का हथियार उसके हाथ से झटके में छीन लेता है और उसे जमीन पर दबाकर खड़ा हो जाता है। पावर शिफ्ट इतनी तेजी से होता है कि आदिवासी का दिमाग अभी तक बफरिंग में था। फिर चिन मुएन बिना 1 सेकंड रुके अपना मुक्का नीचे दे मारता है। नीचे पड़ा वॉरियर अभी तक मेंटली एक्सेप्ट भी नहीं कर पाया था कि फाइट खत्म हो चुकी है। और मजेदार बात, भाई पिटने के बीच में भी चिल्लाना बंद नहीं कर रहा था। ऑनेस्टली डेडिकेशन इंप्रेसिव थी। दूसरी तरफ गुलाबी बालों वाली लड़की ये पूरा केओस डर से फटी आंखों से देख रही थी। वो पूरी ताकत से वार्निंग चिल्लाती है। कुछ घंटे पहले वो शार्क से मरते मरते बची थी और अब जमीन पर भी इक्वली ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस चल रहा था। तीसरा ठिगना आदिवासी, जो अब तक सस्पिशियसली चुप था, आखिरकार हथियार लेकर दौड़ पड़ता है। उसके आते ही हवा में खून उड़ने लगता है। बेचारे को किसी ने बताया ही नहीं कि फाइट प्रैक्टिकली खत्म हो चुकी है और ये रियलाइजेशन उसे बहुत दर्द देने वाली थी। बीच बैटलफील्ड में खड़ा चिन मुएन एक आदिवासी को पहले ही रेत में मुंह के बल गिरा चुका था। वो बाकी दोनों को देखता है और पूरी शांति से कंक्लूड करता है कि जब सामने वाले लोग इंट्रोडक्शन छोड़कर सीधे हमला शुरू करें तो बातचीत शायद ऑप्शन थी ही नहीं। तभी दुबला पतला आदिवासी अचानक ग्राइंड मारते हुए भागता है, जैसे उसे कोई जीनियस आइडिया आया हो। चिन मुएन तुरंत डेंजर सेंस मोड में चला जाता है, क्योंकि इस आदमी की टाइमिंग जेन्युइनली सस्पिशियस थी। दूसरी तरफ गुलाबी बालों वाली लड़की मुड़कर देखती है और वहीं दुबला आदिवासी पूरी स्पीड में उसकी तरफ दौड़ता दिखाई देता है। उसके चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन था जिससे साफ लग रहा था कि वो कुछ बहुत खराब करने वाला है। लड़की घबराकर चिल्लाती है, तुम आखिर करने क्या जा रहे हो? ऑनेस्टली वैलिड क्वेश्चन, लेकिन जवाब मिलने से पहले ही धड़ाम, एक हथियार उसकी पीठ पर जोर से आकर लगता है। लड़की दर्द से ऐसी चीख निकालती है कि पूरा बीच गूंज उठता है। उसने शार्क सरवाइव की, उसने ओशन सरवाइव किया और अब जमीन पर यह सब हो रहा था। किस्मत सच में उसके पीछे पड़ी थी। वो जोर से रेत पर मुंह के बल गिरती है। आधी बेहोश हालत में भी उसके चेहरे पर साफ लिखा था, बस करो भाई। इस लड़की ने लिटरली एक चैप्टर में पूरी जिंदगी जितनी सफरिंग देख ली थी। उसे अब सिर्फ एक लंबी नींद चाहिए थी। वो कांपते हुए खुद को उठाने की कोशिश करती है, खांसती हुई, दर्द से कराहती हुई, शरीर पर रेत, नमक का पानी और चोटों के निशान। फिर भी समहाउ अभी तक खड़ी थी। तभी वो दुबला आदिवासी उसके ऊपर आकर खड़ा हो जाता है। उसका स्पीयर सीधे लड़की के सिर की तरफ तना हुआ था और चेहरे पर पूरी साइको वाली स्माइल थी। और ऑनेस्टली आज के पूरे दिन में ये उसकी सबसे खराब सिचुएशन थी, जो अपने आप में अचीवमेंट थी। लड़की के आसपास खून बिखरा हुआ था। मुश्किल से बची हुई आवाज में वो बस एक नाम पुकार पाती है, चिन मुएन। और इतने सब के बाद उसकी वो एक मदद की पुकार चिन मुएन सुन लेता है। अगले ही पल उसका चेहरा अंधेरे जैसा ठंडा हो जाता है, जबड़ा कस जाता है, आंखें शैडो में छिप जाती हैं। फिर बिना वार्निंग के वो उसी आदिवासी का हथियार पकड़कर एक ही मोशन में ऊपर की तरफ घोंप देता है। आदिवासी के मुंह से बस कंफ्यूज्ड सा हाँ निकलता है, क्योंकि उसे अभी तक समझ ही नहीं आया था कि फाइट अचानक पलट चुकी है। गुलाबी बालों वाली लड़की ये सब अपनी आंखों के सामने देखती है। उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था और आंखें डर से पूरी खुल चुकी थीं। स्पीयर आदिवासी के शरीर को चीरता हुआ उसके बिल्कुल पास निकल गया था। उसने एक ही दिन में उतनी वायलेंस देख ली थी जितनी शायद कोई पूरी जिंदगी में नहीं देखता। उसके चेहरे का शौक हर बात कह रहा था। फिर क्लोजअप, चिन मुएन की स्नीकर आदिवासी को जमीन पर दबाए हुए थी। स्पीयर रेत में ढंसा था और उसके आसपास खून फैल रहा था। अब ये लड़ाई नहीं रह गई थी, ये वार्निंग बन चुकी थी। चिन मुएन पूरी शांति से उसके ऊपर खड़ा था, एक पैर उसकी छाती पर, हाथों में बैंडेज बंधा हुआ और चेहरे पर ऐसा काल्म एक्सप्रेशन जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 3 लोगों से बीच पर फाइट करने के बाद भी इतना कंपोज्ड दिखना ऑनेस्टली थोड़ा टेरिफाइंग था। फिर वो धीरे से मुड़ता है, हथियार को कसकर पकड़ता है और सीधे जंगल की तरफ देखने लगता है। अचानक ट्राइबल चीफ फिर से दहाड़ता हुआ उठ खड़ा होता है। उसकी लाल आंखें जल रही थीं और उसकी वॉर क्राई इतनी जोरदार थी कि पूरा माहौल कांप उठता है। आदमी ने अपनी पूरी टीम को पिटते हुए देखा, लेकिन पीछे हटने के बजाय वो और ज्यादा गुस्से में आ गया था। डेडिकेशन को सल्यूट करो, कॉन्सिक्वेंसेस से डरो। चीफ पूरी ताकत से चिन मुएन की तरफ दौड़ता है, लेकिन अगले ही पल उसके गले में सीधा स्पीयर घुस जाता है। गलत दिन, गलत आइलैंड और सबसे गलत इंसान से पंगा। चिन मुएन उसके ऊपर खड़ा कैजुअली अपनी उंगलियां चटकाता रहता है, जबकि नीचे चीफ खून खांस रहा था। इतनी कोल्ड ब्लडेड बात शायद ही किसी ने की होगी। वो आराम से बोलता है, अब सिर्फ एक बचा है, और साथ में नकल्स क्रैक करता है।
फिर वो नीचे झुकता है और बैंडेज बंधे हाथ से चीफ की गिरी हुई ब्लेड उठा लेता है। उसकी आंखें बालों की छाया में छिपी हुई थीं और पीछे से ऐसा लग रहा था जैसे पूरा रेड ऑरा बिल्ड हो रहा हो। साफ था, आदमी अभी खत्म नहीं हुआ था। वो तो फाइट के बीच में अपना लोड आउट अपग्रेड कर रहा था। तभी आखिरी बचा हुआ ठिगना आदिवासी फिर से चीखता हुआ उनकी तरफ दौड़ता है। पीछे उसका चीफ अभी गले में स्पीयर लिए मर रहा था और ये बंदा अब भी वॉर क्राई मार रहा था। बीच बैटलफील्ड में खड़ा चिन मुएन बिल्कुल शांत था, जैसे उसे पहले से पता हो ये फाइट कैसे खत्म होने वाली है। अगले ही पल वो जमीन से ऐसी स्पीड में उछलता है कि समझ ही नहीं आता क्या हुआ। फिर वो विशाल साइथ जैसी ब्लेड ऊपर से पूरी ताकत के साथ नीचे दे मारता है। ठिगना आदिवासी अपनी स्टाफ से समहाउ अटैक रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि वो अग्रेसर से विक्टिम बनने में आधा सेकंड भी नहीं लगा। हवा में ब्रूटल टक्कर होती है और आदिवासी पूरी तरह क्रैश हो जाता है। चिन मुएन अटैक के बाद स्मूथली जमीन पर उतरता है, जबकि दूसरा आदमी बेहोश होकर धड़ाम से गिर जाता है। तभी अचानक एक ब्लॉन्ड लड़की उस गिरे हुए आदिवासी की तरफ वही विशाल साइथ ब्लेड फेंक देती है। लड़की बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं थी। चिन मुएन आराम से खड़ा रहता है, जबकि ब्लेड सीधा आदिवासी के सिर पर जाकर लगती है। दूसरी तरफ गुलाबी बालों वाली लड़की कांप रही थी। उसके चेहरे पर खून के छींटे लगे थे, आंखें पूरी खुली हुई थीं और हाथ डर से जुड़े हुए थे। आज उसने अपनी पूरी शेल्टर्ड जिंदगी से ज्यादा चीजें देख ली थीं। उसके कांपते हुए चेहरे से सब समझ आ रहा था। वो हाथ के पीछे वाले हिस्से से चेहरे का खून साफ करती है। एक आंख बालों के पीछे से झांक रही थी। न वो रो रही थी, न चिल्ला रही थी, बस क्वाइटली अपने दिमाग को रिसेट करने की कोशिश कर रही थी। लड़की ट्रॉमेटाइज्ड भी थी और शायद थोड़ा लेवल अप भी कर रही थी। उधर चिन मुएन सच में अपनी ठुड्डी सहलाते हुए सोच रहा था, ये लड़की शायद डर गई। फिर खुद ही मन में जोड़ता है, लेकिन ऑब्वियसली जो लड़की बबल में पली हो उसके लिए ये सब नॉर्मल कैसे होगा। तभी लड़की सीधे उसके पास आ जाती है और घूरते हुए पूछती है, तुम सच में चिन मुएन हो? और चिन मुएन बिना एक्सप्रेशन बदले जवाब देता है, अगर फेक निकला तो रिप्लेसमेंट गारंटी है। लड़की पूरी हिल जाती है, क्योंकि ये आदमी जेन्युइनली अलग ही लेवल पर था। अगले ही पल उसकी आंखें लिटरली चमकने लगती हैं। वो एक्साइटमेंट में ऑलमोस्ट चीखते हुए पूछती है, कैसे? तुम इतने अमेजिंग कैसे हो सकते हो? लड़की ट्रॉमा से सीधा फैनगर्ल मोड में पहुंच चुकी थी, वो भी बेयरली 3 पैनल्स में। फिर वो पूरा स्कोर बोर्ड गिनाने लगती है, तुमने अभी 3 लोगों को हरा दिया और उससे पहले शार्क भी। उधर चिन मुएन बिल्कुल कैजुअली एक आदिवासी के सिर से हथियार निकालते हुए उसकी तरफ मुड़ता है और शांत आवाज में कहता है, मैं गवाही दे सकता हूं। लड़की तुरंत उंगली उठाकर बोलती है, और वैसे भी तुमने उन 3 लोगों को सेल्फ डिफेंस में मारा है। पूरा अंदाज ऐसा था जैसे कोर्ट में फाइनल क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट दे रही हो। ऑनेस्टली लड़की में हिडन लॉयर एनर्जी थी। दूसरी तरफ चिन मुएन हल्का सा मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी स्माइल बिल्कुल इनोसेंट नहीं लग रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो, कुछ डेंजरस और थोड़ा एंटरटेनिंग भी। लड़की तुरंत शक भरी नजर से पूछती है, तुम हंस क्यों रहे हो? लेकिन चिन मुएन सीधा जवाब देने के बजाय उल्टा पूछता है, तुम डर गई हो? लड़की हाथ बांधकर खड़ी हो जाती है। वो मानती है कि उसकी जान चिन मुएन ने बचाई है, लेकिन फिर असली सवाल पूछती है, एक कॉलेज स्टूडेंट इतना कैपेबल कैसे हो सकता है? क्योंकि सच कहें तो चिन मुएन का कुछ भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। तब चिन मुएन आखिर सच बता देता है। वो शांत आवाज में कहता है कि कॉलेज आने से पहले वो मिलिट्री सर्विस में था। बस उसी पल सब कुछ सडनली समझ आने लगता है। उसकी फाइटिंग स्किल्स, उसका काल्म रहना, उसका डेडली टाइमिंग, सब। पूरा आदमी अब टेरिफाइंगली लॉजिकल लगने लगा था। तभी यादों जैसा एक दृश्य उभरता है। एक अंधेरे ऑफिस में एक उम्रदराज आदमी डेस्क के पीछे बैठा था। वो चिन मुएन को नई आइडेंटिटी सौंप रहा था, ट्रेडिशनल मेडिसिन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट कवर। उस आदमी का नाम था यानुशी, यानी यानू का पिता। और तभी असली बात सामने आती है। पूरा ऑपरेशन पहले से प्लान्ड था। मिशन सिर्फ एक था, उसकी रक्षा करो। यानी ये सब कभी एक्सीडेंट था ही नहीं। चिन मुएन हाथ में फोटो पकड़कर सोचता है कि मिशन तो शुरू होने से पहले ही बिगड़ गया था। यॉट फट चुकी थी, उससे पहले कि वो ऑफिशियली कांटेक्ट भी कर पाता। वो पहले से उसका प्रोटेक्टर था, बस लड़की को इसकी खबर नहीं थी। गेम शुरू से रिग्ड था। तभी जोरदार चक ना तीन टी बंतरी तो की आवाज आती है। एक दांतेदार ब्लेड नारियल के तने में धंसती है। आइलैंड सर्वाइवल 101 चालू था और चिन मुएन पूरी मेहनत से कोकोनट इकट्ठा कर रहा था ताकि इलेक्ट्रोलाइट्स का जुगा ऐड हो सके। वो पाम ट्री पर ऐसे बैठा था जैसे कोई एथलेटिक गिलहरी हो। तभी नीचे से गुलाबी बालों वाली लड़की अचानक एक्साइटेड होकर होराइजन की तरफ इशारा करने लगती है। वो ऊपर चिल्लाती है कि उसे समुद्र में
कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। पूरा क्लासिक होप हैज अराइव्ड मोमेंट था। लेकिन इस दुनिया में होप अक्सर डेंजर के साथ कॉम्बो पैक में आती थी। चिन मुएन आंखें सिकोड़कर दूर समुद्र को देखता है। चमकती धूप के बीच उसे एक छोटा सा धब्बा पानी पर तैरता दिखाई देता है। एक छोटी सफेद और नीली लाइफ बोट लहरों पर बह रही थी। लड़की सही थी, लेकिन बोट सस्पिशियसली बिना कंट्रोल के ड्रिफ्ट कर रही थी। कोई चप्पू नहीं चल रहा था। मतलब ये लग्जरी क्रूज वाला सीन बिल्कुल नहीं था। लड़की एक्साइटमेंट में ऑलमोस्ट बीच की तरफ दौड़ने लगती है। वो चिल्लाती है, शायद ये बाकी सर्वाइवर्स हैं, हमें तुरंत जाना चाहिए। उसके अंदर वाली मेन कैरेक्टर ऑप्टिमिज्म पूरी ताकत पर थी। वही ऑप्टिमिज्म जो हॉरर स्टोरीज में लोगों को सबसे पहले मरवाती है। लेकिन चिन मुएन तुरंत टैक्टिकल क्राउच में बैठ जाता है और उसे पीछे रहने को कहता है। वो चेतावनी देता है, जल्दीबाजी मत करो, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था नए लोग अक्सर नई मुसीबत लेकर आते हैं। तभी अचानक पानी के अंदर से तेज वुश की आवाज आती है। व्यू ऊपर से लाइफ बोट की तरफ शिफ्ट होता है और तभी असली डर सामने आता है। वो सिर्फ एक बोट नहीं थी, वो किसी बहुत भूखी ऑडियंस के लिए फ्लोटिंग बफे बन चुकी थी। चिन मुएन मन ही मन सोचता है कि प्लान परफेक्टली काम कर गया, लेकिन शार्क्स को बिजी रखने के लिए उसे तुरंत दूसरी बॉडी भी लानी होगी। तभी पास में अचानक पानी जोर से छपाक करता है। वो कंफ्यूज्ड होकर मुड़ता है और सामने जो देखता है उसकी उम्मीद उसे बिल्कुल नहीं थी। शोर लाइन पर गुलाबी बालों वाली लड़की खुद एक विशाल मस्कुलर डेड बॉडी को घसीटती हुई ला रही थी। वो पूरी ताकत लगाकर उसे पानी की तरफ खींच रही थी और जोर से चिल्लाती है, मैं हेल्प करने आई हूँ। उसके चेहरे पर एफर्ट साफ दिख रहा था। रेत पर इतना भारी डेड वेट खींचना आसान नहीं था। चिन मुएन कुछ पल उसे देखता रह जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने लड़की की ग्रिट को काफी अंडर एस्टिमेट कर दिया था। स्कूल यूनिफॉर्म वाली इनोसेंट लुक के पीछे सरप्राइजिंगली डेंजरस बॉडी हॉलिंग स्ट्रेंथ भी थी। दूसरी तरफ लाइफ बोट में बैठे चश्मे वाला आदमी और उसका ब्लॉन्ड साथी आखिर थोड़ी राहत की सांस लेते हैं। ब्लॉन्ड आदमी माथे का पसीना पोंछते हुए ऑलमोस्ट खुश होकर बोलता है कि शार्क्स आखिरकार हट गईं। यानी फिलहाल एपेक्स प्रेडेटर द्वारा खाए जाने वाला स्केड्यूल थोड़ा पोस्टपोन हो चुका था, जो ऑनेस्टली सर्वाइवल कैलेंडर में बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन चश्मे वाला आदमी मौका वेस्ट करने वालों में से नहीं था। वो तुरंत चप्पू पकड़ता है और ब्लॉन्ड आदमी पर चिल्लाता है, जल्दी करो, उन्होंने जो मौका दिया है उसे वेस्ट मत करो। शार्क्स अभी बफे में बिजी थीं। यही उनका एस्केप चांस था। ब्लॉन्ड आदमी तुरंत रियलिटी में वापस आता है और घबराकर पैडलिंग शुरू कर देता है। उसे भी समझ आ गया था कि अगर देर हुई तो मेन्यू फिर बदल जाएगा। समुद्र फिर से हिंसक तरीके से फट पड़ता है। पानी में खून और झाग उड़ रहे थे, जबकि शार्क्स फीडिंग फ्रेंजी में पागलों की तरह बॉडी नोच रही थीं। बोट से कोई लगातार चिल्ला रहा था, और तेज, जल्दी। चप्पुओं की आवाज मुश्किल से शार्क्स की थ्रैशिंग और मांस फटने की डरावनी आवाजों के बीच सुनाई दे रही थी। काफी देर बाद आखिरकार सब आइलैंड की सॉलिड जमीन पर पहुंच जाते हैं। पाल्म ट्री के नीचे कई हरे कोकोनट्स रेत में बिखरे पड़े थे। आसपास सिर्फ हैवी ब्रीथिंग की आवाज गूंज रही थी। दोनों रेस्क्यूअर्स की टूटी हुई सांसें बता रही थीं कि उन्होंने अभी लाइफ और डेथ लेवल की मेहनत की है। लगता था इस आइलैंड पर सर्वाइवल की कीमत कार्डियो और पसीने में चुकानी पड़ती है। आखिरकार पूरा ग्रुप बीच पर इकट्ठा हो जाता है। समुद्र का इमीडिएट खतरा फिलहाल पीछे छूट चुका था। गुलाबी बालों वाली लड़की जल्दी से ब्राउन हेयर्ड वुमन के पास घुटनों के बल बैठती है और पूछती है, मैम आप ठीक हैं? काउंसलर अपना सीना पकड़कर मुश्किल से सांस ले रही थी। वो पूरी तरह एग्जॉस्टेड लग रही थी। टूटती हुई आवाज में वो चिन मुएन और यान मिन को धन्यवाद देती है। मतलब रेस्क्यू मिशन टेक्निकली सक्सेसफुल रहा, भले ही इसमें नॉर्मल स्कूल ट्रिप से थोड़ा ज्यादा कॉर्प्सेस शामिल थे। काउंसलर कांपते हुए हाथ को अपने दिल पर रखती है। उसकी सांसें अभी भी अनइवन थीं। वो धीरे से कहती है कि उनकी बहादुरी की वजह से ही सब जिंदा बचे हैं, वरना क्या होता। ये सोचकर ही उसका चेहरा उतर जाता है। अगर डिस्ट्रैक्शन ना होता तो वो सब अब तक शार्क्स का खाना बन चुके होते। तभी यान मिन की आंखें अचानक चौड़ी हो जाती हैं। अब एड्रेनालिन धीरे धीरे उतर रही थी और उसकी जगह एक डरावना रियलाइजेशन ले रहा था। वो सर्वाइवर्स को घबराकर देखती है और कांपती आवाज में पूछती है, बाकी टीचर्स और स्टूडेंट्स कहाँ हैं? यान मिन के चेहरे पर कंफ्यूजन और डर दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। नंबर्स मैच ही नहीं हो रहे थे और जितने लोग मिसिंग थे वो धीरे धीरे ट्रेजेडी जैसा लगने लगा था। काउंसलर का चेहरा उतर जाता है। उसकी आंखें रेत की तरफ झुक जाती हैं क्योंकि उसके पास कोई कंफर्टिंग जवाब नहीं था। उसके मुंह से दर्द भरी सांस निकलती है, जबकि पूरी सिचुएशन का वजन उस पर टूट पड़ता है। उसके एक्सप्रेशन में ही सब कुछ लिखा था और उसमें ग्रेजुएशन पार्टी वाली कोई हैप्पी एंडिंग नहीं थी।
तभी पिछली रात की डरावनी यादें वापस उभरने लगती हैं। विशाल क्रूज शिप अंधेरे समुद्र में खतरनाक तरीके से झुक रहा था। उसके ऊपरी हिस्सों से आग की लपटें निकल रही थीं, जो पूरे रात के आसमान को ऐसे रोशन कर रही थीं जैसे कोई फ्लोटिंग फ्यूनरल पायर हो। काउंसलर कांपती आवाज में बताती है कि उस समय हर तरफ प्योर केओस था। शिप डूबने से पहले सिर्फ थोड़े से लोग ही लाइफ बोट्स तक पहुंच पाए थे। फ्लैशबैक और इंटेंस हो जाता है। जलते हुए डेक्स पर स्टूडेंट्स भाग रहे थे। कॉरिडोर्स में आग के अंगारे उड़ रहे थे। कोई चीख रहा था कि लाइफ बोट्स खत्म हो चुकी हैं और उनके ग्रुप में सिर्फ 3 लोग बचे हैं। तभी एक और सर्वाइवर पैनिक में चिल्लाता है कि आग उनके एस्केप रूट तक पहुंच चुकी है, मतलब नॉर्मल इवैक्यूएशन का चांस भी खत्म। दूर कहीं से डेस्परेट आवाज गूंजती है, कोई डॉक्टर है क्या? एक आदमी मदद के लिए चीख रहा था क्योंकि उसकी पत्नी इस डिजास्टर में बुरी तरह घायल हो चुकी थी। काउंसलर बताती है कि वो और बाकी 2 आदमी आधी रात तक समुद्र में बहते रहे। विशाल लहरें बार बार उनकी राफ्ट को निगलने की कोशिश कर रही थीं, और जब आखिरकार समुद्र शांत हुआ तब तक सिर्फ वही 3 लोग छोटी राफ्ट को पकड़कर जिंदा बचे थे। बाकी सब समुद्र ले चुका था। यान मिन वहीं जमी रह जाती है। उसके चेहरे पर प्योर शॉक और कंफ्यूजन था। उसका दिमाग समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब आखिर पॉसिबल कैसे हो सकता है। तभी अचानक पास खड़ा एक युवक उसे पहचान कर बोल उठता है, सच में तुम यान मिन हो? उसकी आवाज में डिसबिलीफ था। वो कहता है कि उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो लोग ऐसी नाइटमेयर सिचुएशन में दोबारा मिलेंगे। ब्लॉन्ड सर्वाइवर सरप्राइजिंगली काम दिख रहा था, स्पेशली शिपरेक सर्वाइव करने के बाद। वो अपना नाम बताता है, मैं हूँ चिंगफंग हूँ। फिर वो याद दिलाता है कि दोनों ने न्यूट्रिशन कोर्स साथ में अटेंड किया था। वो जेन्युइनली थैंकफुल होकर यान मिन को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद देता है, लेकिन यान मिन तुरंत हीरो बनने से मना कर देती है। वो पीछे खड़े शांत शर्टलेस चिन मुएन की तरफ इशारा करती है और कहती है, असल में तुम्हें इन्हें थैंक करना चाहिए, मैंने तो बस थोड़ी हेल्प की थी। असली काम इन्होंने किया। हु चिंगफंग तुरंत बात मान लेता है। वो चिन मुएन की तरफ मुड़कर खुद को दोबारा इंट्रोड्यूस करता है और रेस्क्यू के लिए सिंसियरली धन्यवाद देता है। दोनों के बीच एक फर्म हैंडशेक होता है। चिन मुएन हमेशा की तरह छोटा और सीधा जवाब देता है, कोई बात नहीं। कुछ पल के लिए माहौल थोड़ा नॉर्मल लगने लगता है, लेकिन तभी हु चिंगफंग कैजुअली मेंशन करता है कि उसने चिन मुएन को कुछ समुद्र में फेंकते हुए देखा था ताकि शार्क्स डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, और उसी पल हवा फिर से भारी हो जाती है। हु चिंगफंग धीरे धीरे सारी बातें जोड़ने लगता है। उसके माथे पर नर्वस पसीना आ जाता है। वो थोड़ा झुककर हिचकिचाते हुए वही सवाल पूछता है जो सबके दिमाग में था, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वो कांपती आवाज में पूछता है, जो चीज तुमने शार्क्स की तरफ फेंकी थी वो कहीं इंसान तो नहीं था? बस इतना सुनते ही चश्मे वाला आदमी और काउंसलर ऐसे जम जाते हैं जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। उनके चेहरे डर से बिगड़ जाते हैं, सिर्फ ये सोचकर ही कि किसी इंसान को शार्क बेट बनाया गया। सब पैनिक में चले जाते हैं। चश्मे वाला आदमी घबराकर बोल पड़ता है, हम आखिर किस तरह की हॉरर सिचुएशन में फंस गए हैं? लेकिन इस पूरे केओस के बीच चिन मुएन बिल्कुल काम था। वो आराम से अपनी ब्लैक टी शर्ट वापस पहनता है जैसे अभी किसी कैजुअल वर्कआउट से लौटा हो। फिर पूरी चिलिंग इंडिफरेंस के साथ कहता है, वो बस एक नेटिव की लाश थी। पूरा ग्रुप वहीं फ्रीज हो जाता है। सबकी आंखें फैल जाती हैं। अगले ही पल डिसबिलीफ का एक्सप्लोजन होता है। क्या तुमने लोगों को मार दिया सिर्फ शार्क्स डिस्ट्रैक्ट करने के लिए? और तभी एक और रियलाइजेशन सबको हिट करता है, इस आइलैंड पर वो अकेले नहीं हैं। यहाँ लोग रहते हैं। ये जगह सच में इनहैबिटेड है। चिन मुएन सबको ठंडी कैलकुलेटिंग नजर से देखता है और बिल्कुल ब्रूटल लॉजिक ड्रॉप करता है। वो कहता है, मेरे हिसाब से डेड लोगों को शार्क्स को खिलाना लिविंग लोगों को मरने देने से बेहतर है। सीधा, ठंडा और बिना किसी इमोशन के। उसकी बात में सेंटिमेंट नाम की चीज नहीं थी, सिर्फ सर्वाइवल। बीच पर खड़ी काउंसलर कांपती आवाज में बड़बड़ाती है कि सिचुएशन अब सच में टेरिफाइंग हो चुकी है। उसकी आंखें बार बार जंगल की तरफ जा रही थीं, जैसे उसे डर हो कि कहीं और नेटिव्स झाड़ियों से निकल ना आए। तभी यान मिन आखिर पेशेंस खो बैठती है। वो इरिटेट होकर चिन मुएन पर चिल्लाती है, तुम एक बार साफ साफ एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्या? फिर वो बाकी ग्रुप की तरफ घूमती है और उन्हें डांटते हुए कहती है कि बेकार की बातें सुनना बंद करो। वो चिन मुएन का बचाव करते हुए समझाती है कि हमला पहले उन बारबेरियंस ने किया था। चिन मुएन तो बस सेल्फ डिफेंस कर रहा था, लेकिन सेल्फ डिफेंस वाली बात भी माहौल को ठीक नहीं कर पाती। हु चिंगफंग अनईजी एक्सप्रेशन के साथ कहता है, कारण चाहे जो भी हो, उसने लोगों को मारा तो है। अब आदमी उस इंसान से डरने लगा था जिसने अभी अभी उसकी जान बचाई थी। फिर वो धीरे धीरे पूरा पैरानॉइड मोड में चला जाता है। वो कहता है कि सबकी सेफ्टी के लिए उन्हें चिन मुएन के खिलाफ कुछ करना चाहिए।
उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी जैसे उसका दिमाग फुल पैनिक अपडेट इंस्टॉल कर चुका हो। वो इंसिस्ट करता है कि चिन मुएन को तुरंत बांध देना चाहिए, हमें उस पर हर समय नजर रखनी होगी। वो ऑलमोस्ट कांपते हुए बोलता है। फिर वो डरते डरते उंगली चिन मुएन की तरफ करता है और पैरानोया को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। जब हम सोएंगे तब इसे कसकर बांध कर रखना होगा। दूसरी तरफ चिन मुएन पीछे खड़ा बस सबको ब्लैंक स्टेयर दे रहा था। उसके चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन था जैसे वो मेंटली ऑलरेडी कहीं और जा चुका हो। मीनवाइल हु चिंगफंग खुद को मेन कैरेक्टर समझते हुए यान मिन के करीब आता है। चेहरे पर स्मग स्माइल लेकर वो कहता है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन यान मिन एक सेकंड के लिए भी उसके हीरो एक्ट से इंप्रेस नहीं होती। वो हाथ बांधकर तुरंत पलटकर बोलती है, मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यान मिन का पेशेंस अब ऑफिशियली खत्म हो चुका था। उसकी आंखों में इरिटेशन चमक उठती है, जबकि वो सीधे हु चिंगफंग की लॉजिक की धज्जियां उड़ाने लगती है। वो उसे याद दिलाती है, अगर चिन मुएन ने अभी तुम्हारी जान न बचाई होती तो तुम अब तक शार्क्स का लाइट स्नैक बन चुके होते। लेकिन हु चिंगफंग भी पीछे हटने वाला नहीं था। वो हाथ हवा में उठाकर ऐसे बिहेव करने लगता है जैसे कोर्ट रूम ड्रामा में फाइनल आर्ग्यूमेंट दे रहा हो। वो जोर देकर कहता है कि चाहे रीजन कुछ भी हो, लोग चिन मुएन के हाथों मरे हैं। फिर वो बाकी ग्रुप से पूछता है, क्या तुम लोग सच में एक मर्डरर के साथ रहकर नहीं डर रहे? बस उसी पल माहौल बदल जाता है। चिन मुएन की नजरें ठंडी और शार्प हो जाती हैं। उसे साफ लग रहा था कि ये ड्रामा जरूरत से ज्यादा लंबा खींच रहा है। वो आगे बढ़ता है और पूरी सिंप्लिसिटी से कहता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड होने की जरूरत नहीं है। वो हु चिंगफंग के ऊपर ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे बैड ओमेन का ह्यूमन वर्जन हो। फिर बिल्कुल कैजुअली सॉल्यूशन देता है, अगर आइलैंड इतना डेंजरस लग रहा है तो मैं तुम्हें वापस समुद्र में फेंक सकता हूं। बस इतना सुनते ही हु चिंगफंग का रंग उड़ जाता है। वो डरकर पीछे हटता है और हकलाते हुए बोलता है, दूर रहो, पास मत आना। दूसरी तरफ यान मिन अब पूरी तरह डन थी। वो जोर से डांटते हुए कहती है, बस करो और अपना मुंह बंद रखो। फिर गुस्से में जोड़ती है, अगर तुमने खुद कुछ देखा ही नहीं तो बेकार की बातें मत करो। अब वो ऑफिशियली चिन मुएन की डिफेंस लॉयर बन चुकी थी। वो साफ साफ समझाती है कि चिन मुएन ने सिर्फ सेल्फ डिफेंस में एक्शन लिया था। वो लोग हमें मारने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए चिन मुएन के पास उन्हें पहले रोकने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। तभी काउंसलर बीच में आकर माहौल शांत करने की कोशिश करती है। वो यान मिन की बात से सहमत होती है और सबको याद दिलाती है कि क्लासमेट चिन मुएन की वजह से ही वो लोग अभी जिंदा हैं। फिर वो धीरे से कहती है कि क्लासमेट्स होने के नाते उन्हें एक दूसरे पर थोड़ा ट्रस्ट करना चाहिए। हु चिंगफंग बस वहां खड़ा ऐसा फेस बनाता है जैसे उसने नींबू चबा लिया हो। उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि वो कन्विंस्ड बिल्कुल नहीं हुआ है, लेकिन ग्रुप प्रेशर अब उस पर भारी पड़ रहा था। फिर अचानक वो पूरा गियर चेंज करता है। चेहरे पर फेक क्लोज्ड आई स्माइल चिपकाकर बोलता है, हाँ, शायद मैं पहले थोड़ा ज्यादा वरी कर रहा था। फिर ऑकवर्ड हंसी के साथ कहता है, क्लासमेट चिन, मेरी बातों का बुरा मत मानना, लेकिन आदमी अभी भी अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा था। वो यान मिन की तरफ मुड़कर कहता है कि वो सिर्फ उसकी सेफ्टी को लेकर कंसर्न्ड था, क्योंकि एक लड़की के लिए अनरिलायबल इंसान के साथ रहना डेंजरस होता है। यान मिन तुरंत उसका नैरेटिव डिस्ट्रॉय कर देती है। वो बिना हेजिटेशन के बोलती है, इस समय सबसे रिलायबल इंसान यहाँ चिन मुएन है। तभी एक स्ट्रैटेजिक खांसी माहौल तोड़ती है। डार्क जैकेट और ग्लासेस पहने आदमी अपना चश्मा ठीक करता है और गला साफ करके आखिर खुद का इंट्रोडक्शन देता है। मेरा नाम ली स्मार्टी है, मैं कंस्ट्रक्शन ग्रुप हेडक्वार्टर्स में सुपरवाइजर हूँ, उम्र 31। आदमी का पूरा इंट्रोडक्शन ऐसा था जैसे उसे अभी भी लगता हो कि कॉर्पोरेट टाइटल डिजर्टेड आइलैंड पर भी रिस्पेक्ट दिलाता है। फॉर्मल इंट्रो खत्म होते ही वो तुरंत सीरियस मोड में आ जाता है और सबसे बड़ा सवाल पूछता है, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? चिन मुएन अपनी फोकस्ड ठंडी आंखों से उसे देखने लगता है। पूरा एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे वो साइलेंटली कह रहा हो, सीधे मुद्दे पर आओ। ली स्मार्टी आखिर अपनी बात रखता है। वो कहता है कि रेस्क्यू कब आएगी इसका कोई फिक्स्ड स्केड्यूल नहीं है, इसलिए उन्हें प्रायोरिटीज सेट करनी होंगी। ली स्मार्टी अपनी पूरी कॉर्पोरेट मीटिंग मोड वाली एनर्जी के साथ समझाने लगता है कि फिलहाल उनका सबसे जरूरी गोल आइलैंड का लेआउट समझना होना चाहिए, ताकि बाद में फूड और पानी के सोर्सेज ढूंढे जा सकें। पीछे ट्रॉपिकल जंगल फैला हुआ था और उसी तरफ इशारा करते हुए वो प्रपोज करता है कि उन्हें जंगल के अंदर जाकर आसपास की जगह स्काउट करनी चाहिए। शायद वहां दूसरे सर्वाइवर्स मिल जाएं या आइलैंड से निकलने का कोई रास्ता। अपनी बात खत्म करके वो ग्रुप से पूछता है, तो क्या सोचते हो? लेकिन मजेदार बात यह थी कि बाकी सबकी नजरें सीधे एक ही इंसान पर जाकर टिकती हैं, चिन मुएन। यानमिन तुरंत उसकी तरफ मुड़कर पूछती है, तुम्हें क्या लगता है
और दूसरी लड़की तो न्यूट्रलिटी का नाटक भी नहीं करती, वो सीधे अनाउंस कर देती है, मैं तो चिन मुएन को फॉलो करूंगी, चाहे जो हो। भाई को अनऑफिशियल मेन कैरेक्टर वोट मिल चुका था। दूसरी तरफ चिन मुएन चुप खड़ा सब कैलकुलेट कर रहा था। उसके दिमाग में सर्वाइवल गियर्स पूरी स्पीड पर चल रहे थे। वो जानता था कि बीच पर लंबे समय तक सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहां फूड और फ्रेश वाटर प्रैक्टिकली नहीं थे। जंगल डेंजरस जरूर था, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी वहीं थीं। ऊपर से वो मिस्टीरियस सैवेजेस भी थे जिनके बारे में कुछ पता नहीं था। सच जानने के लिए अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन लॉजिक होने के बावजूद चिन मुएन अचानक रियलिटी चेक फेंक देता है। वो साफ कहता है कि अभी तुरंत जंगल में घुसना अच्छा आइडिया नहीं है। ब्लाइंड रन में डेंजर बहुत ज्यादा है। अपनी बात जोर देकर समझाने के लिए वो आर्म्स क्रॉस करके साफ ना वाला जेस्चर देता है। यानमिन उसे ध्यान से देखती है। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन था, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि चिन मुएन खुद आगे बढ़ने से मना करेगा। तभी काउंसलर मिस सन भी उसकी बात सपोर्ट करती हैं। वो ली स्मार्टी से कहती हैं कि चिन मुएन सही सोच रहा है। अगर वो लोग बिना तैयारी जंगल में घुस गए तो किसी भी पल वाइल्ड बीस्ट्स या नेटिव से आमना सामना हो सकता है। लेकिन ली स्मार्टी डेंजर वाली बात को सीरियसली लेने के मूड में नहीं था। वो सबको ऐसे देखता है जैसे बाकी लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हों। फिर डिसमिसिव अंदाज में बोलता है, आप लोग ज्यादा सोच रहे हैं। उसके हिसाब से आइलैंड इतना बड़ा नहीं हो सकता कि यहाँ कोई जायंट प्रेडेटर रहे। और नेटिव्स को लेकर भी उसकी अपनी थ्योरी थी। वो कॉन्फिडेंट स्माइल मारते हुए कहता है, लैंग्वेज अलग हो सकती है, लेकिन फ्रेंडलीनेस हर जगह काम करती है। मतलब भाई जेन्युइनली बिलीव कर रहा था कि अगर वो अच्छे से बात करेंगे तो सब पीसफुली सॉल्व हो जाएगा। तभी हु चिंग फंग भी ओवर कॉन्फिडेंस पैकेज लेकर बीच में कूद पड़ता है। पूरा आराम से खड़ा होकर बोलता है, वैसे भी नेटिव्स यूजुअली नाइव होते हैं, इतने भी डेंजरस नहीं होंगे। पूरा डायलॉग ऐसा था जैसे हॉरर मूवी में कोई फेमस लास्ट वर्ड्स बोल रहा हो। यानमिन बस वहीं एक्सप्लोड हो जाती है। वो इरिटेट होकर उसकी तरफ उंगली दिखाती है और चिल्लाती है, मैं तुम्हें पहले भी बोल चुकी हूं। उसके चेहरे पर प्योर इरिटेशन थी। साफ था कि ब्लॉन्ड आदमी की स्टुपिडिटी अब उसकी लिमिट क्रॉस कर चुकी थी। तभी अचानक चिन मुएन बीच में बोल पड़ता है। शायद वो पीस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था, या शायद लगातार लड़ाई सुन सुनकर थक चुका था। वो कैजुअली पूछता है, क्या तुम लोग इस बात को यहीं छोड़ नहीं सकते? उसकी अचानक इंटरवेंशन से यानमिन खुद थोड़ा शॉक्ड रह जाती है, लेकिन अगले ही पल माहौल अचानक फिर बदल जाता है। एक हाथ कपड़े में लिपटी हुई खतरनाक ब्लेड को कसकर पकड़ता है। हवा अचानक भारी हो जाती है और एक ठंडी रियलाइजेशन सबके ऊपर उतरती है। एक इंसान को मारो या दो को, किलिंग ही रहती है। अचानक चिन मुएन पूरा नाइटमेयर फ्यूल बन जाता है। उसकी आंखें शिकारी जैसी नीली चमक रही थीं, जबकि वो पसीने से भीगे हु चिंग फंग के ऊपर मचेटी लेकर खड़ा था। पूरी कैजुअल आवाज में वो कहता है, अगर एक या दो लोगों को मारना किलिंग है तो फिर 3, 4, 5 या 6 से क्या फर्क पड़ता है? फिर वो झुककर पूछता है, तुम्हें नहीं लगता? दूसरी तरफ हु चिंग फंग की हालत ऐसी हो चुकी थी जैसे उसकी सोल बॉडी छोड़ने वाली हो। वो हकलाते हुए डर से पूछता है, तुम आखिर करने क्या वाले हो? तभी चिन मुएन जोरदार ग्रंट के साथ ब्लेड घुमाता है। उसका एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे वो किसी की पूरी लाइफ सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने वाला हो। बीच पर पैनिक फैल जाता है। मिस सन घबराकर चिल्लाती हैं, चिन मुएन बस करो। उन्हें सच में लगने लगा था कि मामला अब मर्डर अपडेट इंस्टॉल करने वाला है। उधर हु चिंग फंग पूरा मेल्ट डाउन मोड में पहुंच चुका था। वो चीखते हुए मदद मांगता है और अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लेता है। आदमी कन्विंस्ड था कि उसका गेम ओवर स्क्रीन आने वाला है। तभी एक जोरदार क्रैक की आवाज गूंजती है। हु चिंग फंग दर्द से ऐसी चीख मारता है जैसे हमला उसकी आत्मा पर हुआ हो। उसका इमेजिनेशन एक्चुअल चोट से ज्यादा डैमेज कर रहा था। इम्पैक्ट इतना तेज था कि सफेद छींटे हर तरफ उड़ते हैं। पूरा सीन लो बजट सर्वाइवल मूवी जैसा लग रहा था। कुछ सेकंड बाद हु चिंग फंग कांपते हुए धीरे धीरे आंखें खोलता है और रियलाइज करता है कि वो अभी भी जिंदा है। फिर उसे समझ आता है कि चिन मुएन ने उसे नहीं, एक बेचारे कोकोनट को काटा था। नारियल 2 टुकड़ों में जमीन पर पड़ा था और उसका पानी बाहर बह रहा था, जबकि ब्लॉन्ड आदमी अभी भी प्योर टेरर वाइब्रेशन मोड में था। दूसरी तरफ चिन मुएन ऐसे कैजुअली बैठ जाता है जैसे अभी अभी किसी को साइकोलॉजिकल डैमेज ना दिया हो। वो आधा कोकोनट पकड़कर काउंसलर की तरफ बढ़ाता है और पोलाइटली कहता है, पहले थोड़ा कोकोनट जूस पी लीजिए। पूरा ग्रुप उसके सडन मूड स्विंग से कंफ्यूज्ड था। बैकग्राउंड में हु चिंग फंग अभी भी रेत पर बैठा ऑलमोस्ट रो रहा था, जबकि गुलाबी बालों वाली लड़की ये बिजार सीन ब्लैंक फेस से देख रही थी। फिर चिन मुएन सरप्राइजिंगली चिल स्माइल के साथ अपनी बोन हैंडल वाली ब्लेड ली स्मार्टी की तरफ बढ़ाता है और पूछता है, ट्राई करना चाहोगे? मतलब भाई ने अभी सबको मिनी हार्ट अटैक दिया
और अब ट्रॉपिकल स्नैक होस्ट बन गया। ली स्मार्टी कुछ सेकंड तक सिर्फ सिचुएशन प्रोसेस करता रहता है। मर्डर थ्रेट से कोकोनट पार्टी तक का ट्रांजिशन उसके दिमाग को रीबूट करा रहा था। लेकिन फिर वो धीरे से कहता है, हाँ, आइडिया बुरा नहीं है। वो स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठकर दूसरे ग्रीन कोकोनट पर जोरदार क्रैक मारता है। कोकोनट तोड़ते हुए भी आदमी ग्रुप का अनऑफिशियल टेड टॉक स्पीकर बना रहता है। वो कहता है कि हमेशा बीच पर टिके रहना विनिंग स्ट्रेटजी नहीं है। कोकोनट जूस अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म सर्वाइवल सॉल्व नहीं करेगा। चश्मा ठीक करते हुए वो आगे समझाता है कि शोर पर सस्टेनेबल फूड और पानी की भारी कमी है। मान लो हमारे पास ढेर सारे कोकोनट्स हों, तब भी हम ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं करेंगे। दूसरी तरफ चिन मुएन हाथ पॉकेट्स में डाले खड़ा था, पूरा ब्रूडिंग मॉडल वाइब दे रहा था, जबकि वो सबकी बातें सुन रहा था। तभी अचानक उसके दिमाग में कुछ क्लिक करता है। वो धीरे से बोलता है, ओह राइट। फिर वो अपनी पॉकेट में हाथ डालकर कुछ ढूंढने लगता है। उसके चेहरे का बोर्ड एक्सप्रेशन धीरे धीरे सीरियस फोकस में बदल जाता है। लगता था उसके पास कोई ऐसी चीज थी जो आइलैंड के नेटिव्स को लेकर सबकी सोच बदल सकती थी। चिन मुएन अपनी पॉकेट से एक प्रिमिटिव नेकलेस निकालता है। उसके बीच में लगा हुआ मुड़ा हुआ तेज दांत धूप में चमक रहा था। वो नेकलेस सबको दिखाते हुए कामली कहता है कि ये उसे उन आइलैंड नेटिव्स में से एक के पास मिला था और उसे पूरा यकीन है कि ये वुल्फ फैंग है। मतलब भाई ने इनडायरेक्टली अनाउंस कर दिया कि इस आइलैंड की वाइल्ड लाइफ सिर्फ क्यूट डॉक्यूमेंट्री मटेरियल नहीं है, यहाँ कुछ डेंजरस चीजें घूम रही हैं और वो लोग डेफिनेटली अकेले नहीं हैं। ली स्मार्टी उस फैंग को ध्यान से देखता है और पूरा इंटेलेक्चुअल पोज मारते हुए अपनी ठुड्डी सहलाने लगता है। वो मानता है कि वुल्व्स प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग बीच पर बैठकर कुछ ना करें। फिर वो पर्ल क्रूज के बाकी लोगों की बात उठाता है। उसे यकीन नहीं था कि सिर्फ वही लोग बचे हैं। उसके हिसाब से काफी पॉसिबल था कि बाकी सर्वाइवर्स भी बहते हुए आइलैंड के किसी दूसरे हिस्से तक पहुंच गए हों। ली स्मार्टी साफ करता है कि जंगल में जाना सिर्फ फूड और पानी ढूंढने का मिशन नहीं है, हमें बाकी सर्वाइवर्स को भी ढूंढना होगा। वो गंभीर आवाज में कहता है, अगर हमें इस आइलैंड से निकलना है तो जितने लोग बच सकते हैं उतना बेहतर। दूसरी तरफ चिन मुएन वुल्फ फैंग नेकलेस हाथ में पकड़े चुपचाप सोच रहा था। वो मन ही मन मानता है कि अगर वो अकेला होता तो बिना सोचे पूरे जंगल का एक एक इंच एक्सप्लोर कर डालता, लेकिन इतने बड़े ग्रुप के साथ ब्लाइंडली आगे बढ़ना स्मार्ट नहीं था। वहीं बीच पर बैठे रहना भी लॉन्ग टर्म ऑप्शन नहीं था। आखिर वो सबकी तरफ मुड़ता है और फाइनल डिसीजन देता है, हम जंगल में जाएंगे, लेकिन सीधे अंदर घुसकर सुइसाइड मिशन नहीं करेंगे। उसकी आवाज पूरी काम लेकिन फर्म थी। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, हर जगह ध्यान से चेक करेंगे। ली स्मार्टी तुरंत अग्री कर देता है। यान मिन और मिस सन भी रेडी दिख रही थीं। अब अनऑफिशियल लीडर क्लियरली चिन मुएन बन चुका था। कुछ देर बाद पूरा ग्रुप जंगल के अंदर बढ़ रहा था और ऑनेस्टली जंगल ने इनके लिए रेड कारपेट बिल्कुल नहीं बिछाया था। गर्म और भारी हवा के बीच अचानक झाड़ियों में तेज रसल होता है। आवाज सुनते ही हु चिंग फंग पूरी अलर्ट मोड में फ्रीज हो जाता है। ओवरसाइज्ड फर्न्स के बीच उसका फ्लोरल शर्ट ऐसा लग रहा था जैसे किसी टूरिस्ट ने गलती से सर्वाइवल हॉरर मूवी ज्वाइन कर ली हो। वो डर डर कर शैडोज में देखने लगता है कि आखिर हिला क्या था। ग्रुप के आगे आगे चिन मुएन चल रहा था, हाथ में मेकशिफ्ट स्पीयर पकड़े। उसकी आंखें लगातार डेंस ग्रीनरी स्कैन कर रही थीं। उसके पीछे ली स्मार्टी, मिस सन और यान मिन मुश्किल से बुशेस और बेलों के बीच रास्ता बनाते हुए चल रहे थे। लेकिन इस डेंजरस जंगल ट्रैक के बीच भी ली स्मार्टी का प्रोफेसर मोड बंद नहीं हुआ था। वो आसपास की ग्रीनरी की तरफ इशारा करके अचानक बोटेनिकल क्लास शुरू कर देता है। ये चाइनीज फैन पाल्म है। फिर दूसरी तरफ इशारा करके कंफर्म करता है, और वो भी पाल्म ट्री ही है। ऑनेस्टली ट्रॉपिकल डेथ ट्रैप में फंसे होने के बावजूद ह्यूमन विकिपीडिया साथ होना थोड़ा यूजफुल था। भले ही टाइमिंग पूरी फिलर एपिसोड जैसी लग रही थी, मिस सन जेन्युइनली इम्प्रेस्ड हो जाती हैं। वो ली स्मार्टी से कहती हैं, आपको तो काफी नॉलेज है, लेकिन ली कूल बनने की कोशिश करता है। वो कैजुअली बोलता है कि ये सब कॉमन प्लांट्स हैं जिन्हें उसने पुराने कैंपिंग डेज में सीखा था। मतलब आदमी स्ट्रैंडेड आइलैंड पर भी मॉडेस्टी पॉइंट्स कलेक्ट कर रहा था। तभी अचानक हवा को चीरती हुई एक सफेद चीज हुश की आवाज के साथ तेजी से ग्रुप के पास से गुजरती है और अगले ही पल पूरा ग्रुप चौंक कर रुक जाता है। अचानक एक जंगली रैबिट झाड़ियों के बीच से बिजली की तरह छलांग मारता हुआ रास्ता पार कर जाता है। ली स्मार्टी वहीं रुककर कंफ्यूज्ड फेस के साथ सिर्फ हैं निकाल पाता है। इतने समय में ये पहली लिविंग चीज थी जो ना इंसान थी ना प्लांट, और ऑनेस्टली वो इनके मॉरल से कहीं ज्यादा फास्ट मूव कर रही थी। अगले ही पल ली स्मार्टी की आंखों में सर्वाइवल इंस्टिंक्ट चमक उठती है। वो एक्साइटमेंट में झाड़ियों की तरफ उंगली दिखाकर चिल्लाता है, वाइल्ड रैबिट, जल्दी पकड़ो उसे। आदमी ऐसे पोज बना रहा था जैसे किसी लो बजट एक्शन मूवी का हंट सीन डायरेक्ट कर रहा हो। साफ था
उसके दिमाग में रैबिट स्ट्यू ऑलरेडी बन चुका था, लेकिन इससे पहले कि पूरा ग्रुप जंगल में रैबिट के पीछे भागते हुए अपने टखने टुड़वा लेता, चिन मुएन तुरंत हाथ फैलाकर यानमिन को रोक देता है। वो कामली कहता है, अपनी ताकत बचाओ, तुम लोग उसे पकड़ नहीं पाओगे। यानमिन कंफ्यूज्ड होकर उसकी तरफ देखती है। उसका पूरा मोमेंटम वहीं ब्रेक मार देता है। क्लासिक मेन कैरेक्टर की बात सुन लो वरना पेड़ से टकराओगे वाला मोमेंट था। चिन मुएन फिर पूरी प्रैक्टिकलिटी के साथ समझाता है कि इस जंगल में बहुत ऑब्स्टेकल्स हैं। इतनी घनी जगह में शायद मैं भी उसे ना पकड़ पाऊं। वो आसपास की डेंस वेजिटेशन की तरफ देखते हुए वार्निंग देता है, यहाँ रास्ता भटकना बहुत आसान है, इसलिए सब मेरे पास ही रहना। यानमिन बस स्टन्ड होकर धीरे से ठीक है बोल पाती है। आसपास सिर्फ पत्तों की रसलिंग आवाज गूंज रही थी। पूरा जंगल ऐसा फील करा रहा था जैसे यहाँ रूल्स इंसानों के नहीं आइलैंड के हैं। लेकिन ये शॉर्ट सर्वाइवल लेक्चर ज्यादा देर नहीं चलता। अचानक जंगल के अंदर से एक तेज चीख सुनाई देती है। चिन मुएन बिना एक सेकंड गंवाए तुरंत घूम जाता है। उसकी आंखें इंस्टेंटली शार्प हो जाती हैं। वो उन लोगों में से नहीं था जो मॉन्स्टर को पूरा इंट्रो देने का वेट करें। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकती हैं, जबकि वो घने हरे अंधेरे को घूरता है। उसका पूरा शरीर अलर्ट था, रेडी टू अटैक एनीथिंग। दूसरी तरफ यानमिन जंगल में खड़ी डर से चौड़ी आंखों से सुन रही थी। उसने आवाज तुरंत पहचान ली। वो काउंसलर और हु चिंग फंग हैं। उनकी पैनिक भरी चीखें ह्यूमिड हवा को चीरती हुई आ रही थीं। यानमिन की स्किन तक में बेचैनी दौड़ जाती है। वो घबराकर आवाज की दिशा में इशारा करती है और कहती है, वो लोग खतरे में हैं। फिर ऑलमोस्ट प्लीडिंग टोन में बोलती है, जल्दी चलो, हमें उनकी मदद करनी होगी। लेकिन चिन मुएन हमेशा की तरह आइकॉनिकली स्टोइक खड़ा रहता है। वो बिना पीछे मुड़े ठंडी आवाज में कहता है, जाने की जरूरत नहीं है। बस इतना सुनते ही यानमिन पूरी तरह स्टन्ड रह जाती है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो समझ ही नहीं पाती कि जब उनके साथी क्लियरली डेंजर में हैं, तब चिन मुएन ऐसे कैसे खड़ा रह सकता है। उसके चेहरे पर पसीना और टेंशन दोनों साफ दिख रहे थे, जबकि वो डिसबिलीफ में उसे घूरती रहती है, किसी ऐसी एक्सप्लेनेशन का इंतजार करते हुए जो एक्चुअली सेंस बनाए। चिन मुएन आखिर कामली एक्सप्लेनेशन देता है कि वो इसलिए नहीं हिल रहा क्योंकि बाकी लोग खुद उनकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं। तभी जमीन जोर जोर से कांपने लगती है। भारी थड़-थड़ की आवाजें पूरे जंगल में गूंजने लगती हैं। आवाजें ऐसी थीं जैसे कोई बहुत बड़ा और बहुत तेज क्रीचर उनकी तरफ दौड़ रहा हो। अगले ही पल एक ब्लर्ड पैर घने फर्न्स को तोड़ते हुए बाहर निकलता है और उसी के साथ जंगल पीस ऑफिशियली खत्म हो जाती है। हु चिंग फंग झाड़ियों को चीरता हुआ बाहर आता है। उसके ब्लॉन्ड बाल बिखरे हुए थे, फ्लोरल शर्ट पसीने से भीगी हुई थी और चेहरा प्योर टेरर से भरा था। वो आते ही पूरी ताकत से चिल्लाता है, भागो! भाई जॉगिंग नहीं कर रहा था, वो अपनी जान बचाकर स्प्रिंट मार रहा था। उसके पीछे पीछे ली स्मार्टी भी दौड़ता हुआ आता है। वो पैनिक में हाथ हिलाकर सबको फॉलो करने को कहता है। पीछे यानमिन स्ट्रगल करते हुए पेस पकड़ने की कोशिश कर रही थी। वो हाथ बढ़ाकर ऑलमोस्ट रोती आवाज में कहती है, रुको, मेरा वेट करो। लेकिन पीछे से आती भारी थंपिंग आवाजें और तेज होती जा रही थीं। साफ था, जो भी चीज उनका पीछा कर रही थी वो तेजी से करीब आ रही थी। तभी चिन मुएन फाइनली एक्शन मोड में आ जाता है। वो अपना स्टाफ कसकर पकड़ता है और जोर से आदेश देता है, समुद्र की तरफ भागो। उसके चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन था जैसे वो लड़ाई के लिए भी रेडी है, लेकिन फिलहाल प्रायोरिटी एस्केप थी। दूसरी तरफ यानमिन अभी भी पूरी केओस सिचुएशन समझने की कोशिश कर रही थी। वो घबराकर पूछती है, आखिर हो क्या रहा है? लेकिन उसकी आवाज टूटती शाखाओं, दौड़ते कदमों और हैवी ब्रीथिंग के बीच लगभग खो जाती है। वो कुछ और बोलने की कोशिश करती है, लेकिन सिचुएशन की स्पीड उसे मौका ही नहीं देती। चिन मुएन पहले ही आगे बढ़ चुका था। उसका पूरा फोकस सिर्फ रास्ते पर था। हरे पत्ते उनके आसपास ब्लर होने लगे, जबकि पूरा ग्रुप समझ चुका था कि यहाँ रुकना मतलब डायरेक्ट डिजास्टर सब्सक्रिप्शन लेना है। काउंसलर की हालत सबसे खराब थी। उनकी सांसें बुरी तरह टूट रही थीं। हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे मैराथन के आखिरी सेकंड चल रहे हों। उनका नीला कार्डिगन हवा में उड़ रहा था, जबकि आसपास का जंगल और ज्यादा डार्क और डेंजरस लगता जा रहा था। तभी डिजास्टर आता है, एक ट्री रूट के रूप में। काउंसलर का पैर मोटी मुड़ी हुई जड़ में फंस जाता है। अगले ही पल उनका बैलेंस बिगड़ जाता है। ठोकर की आवाज पूरे जंगल में गूंजती है। और ऑनेस्टली, ऐसी आवाजें स्टोरीज में कभी गुड न्यूज नहीं लाती। ग्रेविटी तुरंत अपना काम करती है। काउंसलर दर्द भरी चीख के साथ आगे गिर पड़ती हैं। उनका शरीर जोर से जमीन से टकराता है और डल इम्पैक्ट साउंड जंगल में गूंज उठती है। झाड़ियां उनके आधे शरीर को ढक लेती हैं, जबकि वो बाकी भागते ग्रुप से पीछे छूट जाती हैं। यानमिन पीछे मुड़कर ये सब देखती है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो डर से चीख पड़ती है,
काउंसलर गिर गई हैं। फिर डेस्परेट होकर चिन मुएन को रोकने के लिए चिल्लाती है। उसे अचानक एहसास होता है कि वो लोग किसी को पीछे छोड़ने वाले हैं और ये रियलाइजेशन उसे अंदर तक हिला देता है। डर अब पूरी तरह उसके ऊपर हावी हो चुका था। उसकी आंखें फैल जाती हैं, चेहरा कोल्ड स्वेट से भीग जाता है। वो कांपती आवाज में बोलने की कोशिश करती है, हमें कुछ करना होगा, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक जाते हैं, क्योंकि उसी पल आखिरकार वो चीज सामने आ जाती है जो उनका पीछा कर रही थी। और वो थी एक विशाल, बालों से ढकी हुई डरावनी बीस्ट। घने जंगल को चीरता हुआ एक विशाल वाइल्ड बोर बाहर निकलता है। उसके भारी खुर जमीन पर धम धम की आवाज करते हुए दौड़ रहे थे, जबकि उसके मुंह से खतरनाक ऑइंक्स निकल रहे थे। वो लिटरली गुस्से और मांस से बना हुआ चलता फिरता टैंक लग रहा था और सीधा उसी जगह की तरफ भाग रहा था जहां यान मिन जमीन पर गिरी हुई थी। बीस्ट इतना बड़ा था कि पूरा जंगल उसके सामने छोटा लग रहा था। उसकी आंखें डरावनी लाल चमक रही थीं, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बॉस फाइट शुरू होने वाली हो। उसके मुंह से निकले हुए लंबे सफेद टस्क्स खतरनाक तरीके से चमक रहे थे और उसका खुरदुरा फर हर अग्रेसिव ग्रंट के साथ खड़ा हो रहा था। ये सिर्फ कोई जंगली सुअर नहीं था, ये स्नाउट वाला नाइटमेयर था और उसका पूरा वाइब यही कह रहा था कि वो किसी को भी इंस्टेंट केबाब बना सकता है। यानमिन डर से जम जाती है। उसका हाथ सीधा मुंह पर चला जाता है, जबकि वो कांपती आवाज में कहती है, वो वाइल्ड बोर है। दूसरी तरफ चिन मुएन पहले ही मूव कर चुका था। उसकी आंखें शार्प थीं, जबकि सिचुएशन की सीरियसनेस अब पूरी तरह क्लियर हो चुकी थी। ये डेफिनेटली वो पीसफुल नेचर हाइक नहीं थी जिसके लिए किसी ने साइन अप किया था, खासकर तब जब लोकल वाइल्ड लाइफ आयरन ब्रेकफास्ट में खाती हुई लग रही हो। ली स्मार्टी पीछे मुड़कर बीस्ट को देखता है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके चश्मे के पीछे आंखें पूरी फैल चुकी थीं और आदमी लिटरली स्वेट बुलेट्स कर रहा था। जंगल की घनी झाड़ियां भी कोई कंफर्ट नहीं दे रही थीं। वो सिर्फ उस मॉन्स्टर को चार्ज करने के लिए परफेक्ट कवर बन चुकी थीं। तभी चिन मुएन जोर से चिल्लाता है, भागते रहो, पीछे मत देखना। वो ग्रुप की सेफ्टी को अपनी डिग्निटी से ऊपर रख चुका था और अगले ही पल वो खुद बोर की तरफ दौड़ पड़ता है, जबकि बाकी लोग उल्टी दिशा में भागते हैं। क्लासिक हीरो मूव था, बस फर्क इतना था कि हीरोज के पास यूजुअली थोड़ा बेहतर प्लान होता है। हु चिंगफंग भी पीछे नहीं रहना चाहता था। वो यानमिन की तरफ हाथ बढ़ाता है और घबराई आवाज में उसका नाम पुकारता है। चारों तरफ जंगल की ग्रीनरी और ज्यादा क्लोज होती जा रही थी। हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग एक बहुत हेरी और बहुत एंग्री मौत के खिलाफ रेस लगा रहे हों। हु चिंगफंग फिर से नाइट इन शाइनिंग आर्मर बनने की कोशिश करता है। वो ऑकवर्ड स्माइल देकर कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें यहां से सेफ बाहर ले जाऊंगा। लेकिन यानमिन उस हीरो एक्ट से बिल्कुल इंप्रेस नहीं होती। वो तुरंत उसे काटते हुए कहती है, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, मैं चिन मुएन की मदद करने वापस जा रही हूँ। भाई को मॉन्स्टर चेस के बीच में ही इमोशनल डैमेज मिल गया। रिजेक्शन सीधा हु चिंगफंग के ईगो पर क्रिटिकल हिट मारता है। उसका चेहरा जेलसी से बिगड़ जाता है, आंखों में ऑलमोस्ट पर्पल रेज चमकने लगती है। अंदर ही अंदर वो चिन मुएन को लेकर जल रहा था। उसे फ्रस्ट्रेशन हो रही थी कि हर बार अटेंशन ने उसी आदमी को क्यों मिलती है। अगर नजरों से मर्डर होता तो चिन मुएन अब तक पैनकेक बन चुका होता, लेकिन फिलहाल हु चिंगफंग बस ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी का वर्स्ट डे चल रहा हो। दूसरी तरफ डेंजर जोन में चिन मुएन पूरी स्पीड से गिरी हुई काउंसलर की तरफ दौड़ता है। वो जोर से उनका नाम पुकारता है, जबकि वाइल्ड बोर फोरग्राउंड में खड़ा अपने चमकते टस्क्स के साथ और भी डरावना लग रहा था। यानमिन ग्रास के बीच से ऊपर देखती है। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं जब उसे एहसास होता है कि चिन मुएन सच में उसके लिए वापस आया है। सिचुएशन पूरी हाई स्टेक्स रेस्क्यू मिशन बन चुकी थी और यहाँ एक छोटी गलती भी गेम ओवर हो सकती थी। कांपते हुए हाथ को आगे बढ़ाकर यानमिन ऊपर देखती है। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की हल्की सी चमक लौटती है। यानमिन कांपती सांसों के बीच धीरे से उसे थैंक्स बोलने ही वाली थी। उसका चेहरा थोड़ा सॉफ्ट पड़ जाता है जब वो देखती है कि एक हाथ उसकी तरफ बढ़ रहा है उसे जमीन से उठाने के लिए, लेकिन अगले ही पल सब कुछ इंस्टेंटली ऑकवर्ड बन जाता है। चिन मुएन का हाथ अचानक उसकी बांह को जोर से पकड़ लेता है। यानमिन का एक्सप्रेशन ग्रेटिट्यूड से सीधा प्योर कंफ्यूजन में बदल जाता है। वो हकलाते हुए पूछती है, ये क्या कर रहे हो? क्योंकि उसे प्रिंसेस की तरह रेस्क्यू करने के बजाय भाई उसे आलू की बोरी की तरह हैंडल कर रहा था। लेकिन चिन मुएन के पास जेंटल रेस्क्यू का टाइम नहीं था। अगले ही सेकंड वो फुल सायो यूयू स्टाइल स्पिन मारता है और काउंसलर को लिटरली हवा में उछाल देता है, जैसे हैमर थ्रो कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीतना हो। यानमिन शॉक्ड होकर चिल्लाती है, जबकि काउंसलर हवा में उड़ती हुई उसकी तरफ आती है। ग्रेसफुल रेस्क्यू तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन जब पीछे जायंट बोर पड़ा हो
तब फ्लाइंग टेक्निकली रनिंग से फास्टर होती है। यानमिन किसी तरह एयरबोर्न काउंसलर को पकड़ लेती है और दोनों स्कूल यूनिफॉर्म्स के टैंगल्ड मेस की तरह जमीन पर लुढ़क जाती हैं। हु चिंग फंग पास में पैनिक मोड में खड़ा बार बार पूछ रहा था, तुम ठीक हो ना? जबकि यानमिन काउंसलर को संभालते हुए ऑलमोस्ट रो पड़ती है। पूरा सीन केओटिक सर्वाइवर पाइलअप बन चुका था और इस सब के बीच सिर्फ चिन मुएन ही था जो उन्हें उस वॉकिंग डिजास्टर से बचा रहा था। लेकिन चिन मुएन ब्रूजेस चेक करने नहीं रुकता। वो तुरंत जोर से चिल्लाता है, सीधे बीच की तरफ भागो। इस बार यानमिन बिना आर्ग्यू किए तुरंत ठीक है चिल्लाती है और काउंसलर का हाथ पकड़कर दौड़ पड़ती है। अब सबकी मूवमेंट में पर्पस था, वो वाला एड्रेनलिन जो सिर्फ तब आता है जब कोई प्री हिस्टोरिक नाइटमेयर आपकी जान लेने पीछे पड़ा हो। तभी अचानक जंगल में एक तेज पा जैसी आवाज गूंजती है। चिन मुएन कंफ्यूजन में तुरंत पीछे मुड़ता है। उसके मुंह से अनजाने में हैं निकल जाता है। किसी चीज ने पीछे से उसे जोरदार हिट मारा था और उसकी फटी हुई शर्ट देखकर साफ था कि वो कोई फ्रेंडली टैप नहीं था। सिचुएशन अब बैड से सीधा ये मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है लेवल पर पहुंच चुकी थी। अगले ही पल खतरे का सोर्स साफ दिखाई देता है। चिन मुएन के ऊपर एक विशाल शैडो छा जाती है। जमीन फिर से धम धम कांपती है क्योंकि वो जायंट बोर अब उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। उसके सामने चिन मुएन लिटरली चींटी जैसा लग रहा था। यही वो मूवी वाला मोमेंट था जहां बैकग्राउंड म्यूजिक सडनली बहुत लाउड हो जाता है और ऑडियंस स्क्रीमिंग शुरू कर देती है। बोर एक कान फाड़ देने वाली जोरदार ऑइंक निकालता है। उसकी लाल आंखें सीधे अपने टारगेट पर लॉक्ड थीं। वो डार्क फर और प्योर मर्डरस इंटेंट का दौड़ता हुआ तूफान लग रहा था। चिन मुएन दांत भींच लेता है। उसका चेहरा स्ट्रेन से भर जाता है जबकि वो इम्पैक्ट के लिए खुद को प्रिपेयर करता है। ऑफिशियली अब ये मैन वर्सेस बीस्ट था और बीस्ट क्लियरली जिम मेंबरशिप लेकर आया था। चिन मुएन के चेहरे से पसीना बहने लगता है। सिचुएशन की सीरियसनेस उसे सरप्राइज एग्जाम से भी ज्यादा जोर से हिट कर रही थी। उसकी आंखें वाइड थीं जबकि वो मॉन्स्टर को घूर रहा था। फिर वो धीरे से गाली बुदबुदाता है क्योंकि ऑनेस्टली जब एक जायंट पेग आपको ह्यूमन किबाब बनाना चाहता हो तब और क्या बोलोगे। अगले ही पल चिन मुएन अचानक हवा में उछल जाता है जैसे कोई बजट एक्रोबैट स्टंट कर रहा हो। वो शॉक्ड होकर चिल्लाता है जबकि दुनिया लिटरली उल्टी घूमती महसूस होती है। नीचे जायंट बोर पूरी स्पीड से चार्ज करता हुआ निकलता है और अगले ही सेकंड एक जोरदार क्रैश जंगल में गूंज उठता है। आसपास का एनवायरनमेंट उस बीस्ट की टेरिफाइंग मोमेंटम का पूरा डैमेज झेलता है। लेकिन हवा में उल्टा लटकते हुए भी चिन मुएन बाकी लोगों पर चिल्लाता है, भागो, अपनी जान बचाओ। यानमिन डर से पीछे मुड़कर देखती है। उसकी आवाज कांप रही थी जब वो घबराकर चिन मुएन का नाम पुकारती है। उसकी आंखों के सामने वही लड़का जिसने अभी उसकी जान बचाई थी अब जंगल के बीचों बीच ह्यूमन प्रोजेक्टाइल बनकर उड़ रहा था। फिर आखिरकार ग्रेविटी को अपना काम याद आता है। चिन मुएन जोरदार धड़ाम के साथ जमीन पर गिरता है। टेक्निकली लैंडिंग हो गई थी लेकिन ओलंपिक गोल्ड वाली स्मूथ लैंडिंग नहीं। ये ज्यादा मेरी पसलियां अब भी वाइब्रेशन मोड में हैं वाली लैंडिंग थी। वो दर्द से अपना सीना पकड़ लेता है जहां उसकी शर्ट के अंदर से खून धीरे धीरे फैलना शुरू हो चुका था। उसके मुंह से दर्द भरी आवाज निकलती है। डेंस फोलियज के पीछे से वो तुरंत लड़कियों को वार्निंग देता है, चुप जाओ और आवाज मत करना। यानमिन खुद को संभाल भी नहीं पा रही थी। वो कांपती फुसफुसाहट में बोलती है, चिन मुएन घायल हो गया। उसकी नजरें उसकी शर्ट पर फैलते फ्रेश ब्लड पर टिकी हुई थीं। दूसरी तरफ वाइल्ड बोर स्टेल्थ मोड में जाने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा था। वो जोरदार अग्रेसिव ऑइंक्स निकालता है जो पूरे जंगल में गूंज उठती हैं। उसकी लाल आंखें हर हिलती चीज को स्कैन कर रही थीं और ऑनेस्टली उसका वाइब ऐसा था जैसे उसने ब्रेकफास्ट मिस कर दिया हो और अब पेशेंस भी खत्म हो चुकी हो। यानमिन शॉक में अपना मुंह ढक लेती है ताकि उसकी सांसों की आवाज तक बाहर ना निकले। वो उस मॉन्स्टर को ऐसे वाइड आइज से घूर रही थी जैसे किसी को अचानक याद आ जाए कि घर का ओवन चालू छोड़ दिया है। बस फर्क इतना था कि यहाँ ओवन की जगह जायंट मर्डर पिग था। बोर की विशाल हैरी बैक लड़कियों के ऊपर शैडो की तरह मंडरा रही थी। दोनों ग्रीनरी के बीच फ्रीज हो चुकी थीं, बिल्कुल दो छोटे स्नैक्स की तरह, एक बहुत बड़े और बहुत गुस्सैल प्रॉब्लम के सामने। दूसरी तरफ चिन मुएन दांत भींच लेता है। उसका दिमाग सिचुएशन का हिसाब लगाने लगता है जैसे कोई मैथ टीचर फाइनल एग्जाम चेक कर रहा हो। उसे एहसास होता है कि ये वाइल्ड बोर कम से कम 300 पाउंड्स का होगा। मतलब सीधी लड़ाई करना बेसिकली सुइसाइड था। लेकिन वो वहां खड़े होकर बस देखता भी नहीं रह सकता था। वो फिर से धीरे से गाली बुदबुदाता है क्योंकि सिचुएशन अभी भी पूरी तरह बर्बाद थी। अगले ही पल वो जमीन से जोर से किक मारता है। उसकी स्पीड अचानक एक्सप्लोड करती है और वो सीधा आगे की तरफ उड़ पड़ता है।
कॉमन सेंस छुट्टी पर जा चुकी थी। हीरो मोड ऑफिशियली एक्टिवेट हो चुका था। बोर भी लगातार डरावनी ओइंग्स निकालता हुआ पूरी स्पीड से अपने टारगेट की तरफ चार्ज करता है। यान मिन आखिर साइलेंस बैटल हार जाती है और जोर से चीख पड़ती है जब वो रेड आइड नाइटमेयर उनके बेहद करीब पहुंच जाता है। लेकिन तभी चिन मुएन बीच में आ जाता है। वो जोरदार वाह की आवाज के साथ अपना पूरा बॉडी वेट उस बीस्ट पर फेंक देता है। क्लासिक टैकल था। बस प्रॉब्लम ये थी कि सामने कोई इंसान नहीं बल्कि फर लगा हुआ लिटरल टैंक था। इम्पैक्ट होते ही पूरा सीन लिम्स, मिट्टी और ब्रिसल्स का मेसी ब्लर बन जाता है। चिन मुएन के मुंह से दबा हुआ निकलता है जबकि वो पूरा झटका अब्सॉर्ब करता है। फिर मोमेंटम जीत जाती है। चिन मुएन जंगल की जमीन पर कई बार लुढ़कता चला जाता है। वो ग्रास के ऊपर ऐसे घूम रहा था जैसे किसी ने सोडा कैन फेंक दी हो। उसके दिमाग में बस एक ही उम्मीद थी कि रुकने के बाद कम से कम शरीर एक पीस में मिले। ऊपर फॉरेस्ट कैनपी हिलती रहती है जबकि डस्ट धीरे धीरे सेटल होती है। चिन मुएन फिलहाल जंगल के बीच डेकोरेटिव रग बनकर फैला पड़ा था। उसका हीरोइक मोमेंट थोड़ा बैडली क्रैश हो चुका था। हालांकि वाइल्ड बोर भी परफेक्ट कंडीशन में नहीं था। वो भारी सांस छोड़ता हुआ अपने टारगेट को घूर रहा था। दूसरी तरफ यान मिन पूरा सीन ऐसी एक्सप्रेशन के साथ देख रही थी जैसे वो अभी लिटरली कहीं भी टेलीपोर्ट हो जाना चाहती हो। क्लोजअप में साफ दिख रहा था कि चिन मुएन के इंटरनल ऑर्गन्स अंदर प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे हैं। वो जोर से खांसता है और थोड़ा खून ग्रास पर गिर जाता है। क्लासिक मैं घायल हूं लेकिन अभी भी कूल लगूंगा वाला मोमेंट था। हालांकि उसके दर्द भरे आह से साफ था कि अभी वापस फाइट में जंप करने की हालत नहीं थी। ह्यूमन शील्ड बनना आसान जॉब नहीं था और उसका बेनिफिट्स पैकेज तो बिल्कुल बेकार निकला। तभी बोर्ड डिसाइड करता है कि जंगल बहुत शांत हो गया है। वो फिर से लगातार अग्रेसिव ऑइंग्स निकालकर पूरे माहौल को और डरावना बना देता है। ये कोई क्यूट फार्म वाला पिग नहीं था। ये वो वाला वर्जन था जो आपको देखकर सोचता है आज पैनकेक बनाते हैं। जमीन फिर से जोर जोर से कांपने लगती है। भारी थंप थंप की आवाज पूरे जंगल में गूंजती है क्योंकि बीस्ट अब फाइनल अटैक के लिए तैयार हो रहा था। दूसरी तरफ चिन मुएन पेड़ के सहारे आधा गिरा हुआ बैठा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी हर लाइफ चॉइस को रीथिंक कर रहा हो जिसने उसे इस कर्स्ड जंगल तक पहुंचाया। तभी पीछे से पैनिक सपोर्ट स्क्वाड एक्टिवेट हो जाती है। यान मिन डर से चीख पड़ती है, सावधान! उसका चेहरा प्योर टेरर की मास्टरपीस बना हुआ था। मिस सन भी तुरंत कोरस में शामिल हो जाती हैं, पूरी ताकत से चिल्लाते हुए, चिन मुएन डॉज करो। एडवाइस ऑनेस्टली टॉप टियर थी, लेकिन जब आपका शरीर ऑलरेडी छुट्टी मांग रहा हो तब जायंट मूविंग हैम से बचना इतना आसान नहीं होता। तभी वो विशाल टस्क वाला फरी नाइटमेयर एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ निकालता है। आवाज इतनी जोरदार थी कि लग रहा था पेड़ों के पत्ते तक कांप गए। दूसरी तरफ चिन मुएन अभी भी जमीन पर पड़ा अपनी पूरी जिंदगी पर सवाल उठा रहा था, लेकिन आखिरी सेकंड में वो अचानक साइड स्टेप मार देता है। वाइल्ड बोर पूरी स्पीड में कंट्रोल खो देता है और सीधा जाकर पेड़ से हेड फर्स्ट टकरा जाता है। धड़ाम! अगले ही पल जायंट बीस्ट टेक्निकल एरर मोड में चला जाता है। उसकी आंखों में लिटरल स्पाइरल घूम रहे थे और माथे पर कार्टून जैसा बड़ा बम्प निकल आया था। अभी वो डेंजरस प्रेडेटर कम और कंकशन अवेयरनेस कैंपेन का मैस्कॉट ज्यादा लग रहा था। हालांकि काउंटर अटैक सक्सेसफुल था, लेकिन चिन मुएन भी नॉट ब्लीडिंग कंपटीशन नहीं जीत रहा था। वो अपना जबड़ा पकड़कर दर्द से कराहता है जबकि उसके मुंह से खून टपकने लगता है। उसकी आंखें अभी भी शार्प थीं, लेकिन माथे पर बहता पसीना साफ बता रहा था कि फर वाले टैंक से लड़ना मूवीज से कहीं ज्यादा मुश्किल है। पीछे एक कन्वीनियंटली प्लेस्ड ट्री के पीछे से यानमिन और काउंसलर वाइड आइज के साथ पूरा सीन देख रहे थे। यानमिन घबराकर पूछती है, तुम ठीक हो ना? लेकिन चिन मुएन फिलहाल हेल्थ अपडेट देने के मूड में नहीं था। वो इरिटेट होकर टंग क्लिक करता है और धीरे से फुसफुसाता है, चुप रहो, नहीं तो और जानवर आ जाएंगे। आदमी लिटरली मौत से फाइट कर रहा था और फिर भी जंगल के नॉइज पोल्यूशन की टेंशन ले रहा था। नीचे देखते ही चिन मुएन को अपने टोर्सो पर एक गहरा जैगेड घाव दिखाई देता है और क्लियरली वो वहां होना नहीं चाहिए था। वो अपनी बोन हैंडल वाली ब्लेड कसकर पकड़ता है और रियलाइज करता है कि अगर ये फाइट ज्यादा लंबी चली तो या तो वो डेड बॉडी बनेगा या आइलैंड हॉस्पिटल का परमानेंट मेंबर। उसे फिनिशर चाहिए था और ऑनेस्टली 5 मिनट्स पहले चाहिए था। तभी एंट्री होती है हु चिंगफंग की। टीम वर्क का मेमो इस आदमी तक शायद कभी पहुंचा ही नहीं। वो लंबी घास में छुपा हुआ था, बिल्कुल बजट जंगल प्रेडेटर की तरह। उसके चेहरे पर इरिटेशन साफ दिख रही थी। वो जेन्युइनली अपसेट था कि बोर चिन मुएन को खत्म क्यों नहीं कर पाया। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था, इतनी जोर की हिट खाने के बाद भी ये जिंदा कैसे है। और फिर अचानक स्टोरी हमें ले जाती है हु चिंगफंग की ट्रैजिक बैक स्टोरी में। और ट्रैजिक से मतलब भाई बस लड़कियों से बात करने में शर्माता था।
वो अपने स्कूल डेज याद करता है और सोचता है कि तब उसमें कभी अपने फीलिंग्स कन्फेस करने की हिम्मत ही नहीं थी। क्लासिक नाइस गाय सिंड्रोम। बस इसमें ट्रॉपिकल ह्यूमिडिटी ज्यादा थी और सोशल स्किल्स कम। लेकिन हु चिंग फंग की ऑब्सेशन काफी डीप थी। वो याद करता है कि कैसे वो सिर्फ यान मिन को देखने के लिए वही इलेक्टिव क्लासेस लिया करता था और पीछे बैठकर उसके सिर को क्रीप की तरह घूरता रहता था। अब जबकि सब लोग इस डिजर्टेड आइलैंड पर फंस चुके थे, हु चिंग फंग इस पूरे लाइफ और डेथ सर्वाइवल सिचुएशन को अपनी अल्टीमेट रोमांटिक अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगा था। क्योंकि ऑब्वियसली शिपरेक, मॉन्स्टर्स और नियर डेथ एक्सपीरियंस से ज्यादा रोमांटिक चीज और क्या होगी। उसके दिमाग में तो पूरा लव स्टोरी साउंड ट्रैक चल रहा था। वो अंदर ही अंदर सोचता है कि अगर चिन मुएन, जिसे वो प्यार से दखल देने वाला कमीना बुला रहा था, जल्दी से मर जाए तो यान मिन को मजबूरी में उसी पर डिपेंड करना पड़ेगा। और भाई ने खुद को ये तक कन्विंस कर लिया था कि अपने क्लासमेट को जायंट बोर से मरने देना एक्चुअली एक सेल्फलेस एक्ट है फ्यूचर रिलेशनशिप के लिए। दूसरी तरफ चिन मुएन को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका अपना टीममेट ही उसके गेम ओवर होने की दुआ कर रहा है। लेकिन अब वो डिफेंसिव खेलना छोड़ चुका था। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, अब देखते हैं फूड चेन का असली बॉस कौन है। वाइल्ड बोर भी अपनी टेम्पररी कंकशन से रिकवर कर चुका था और उसने डिसाइड कर लिया था कि एग्रेशन लेवल अब डबल होगा। भारी थंप के साथ जमीन फिर कांपती है। बीस्ट पूरी स्पीड से चिन मुएन की तरफ चार्ज करता है। वो मसल और फर की चलती हुई दीवार लग रहा था और उसके सामने चिन मुएन सरप्राइजिंगली छोटा दिख रहा था। चिन मुएन की नीली आंखें शार्प हो जाती हैं। उसका पूरा फोकस सिर्फ चार्जिंग बीस्ट पर था। वो डेंजरस लेवल का चिकन गेम खेल रहा था। अपने दिमाग में वो खुद से कह रहा था, थोड़ा और पास आने दे। ये वही रिस्की गैम्बलिंग थी जिसमें हाउस हमेशा जीतता है। और फिलहाल हाउस एक 300 पाउंड का पिग था जिसके टीथ छोटे नाइव्स जैसे थे। फिर बिल्कुल आखिरी सेकंड में चिन मुएन परफेक्ट हॉप मारता है। वो हवा में उछल जाता है जबकि वाइल्ड बोर उसके नीचे से पूरी स्पीड में निकलता है। मूव इतना स्मूथ था कि कोई मैटाडोर भी जेलस हो जाए। उसने बीस्ट की अपनी मोमेंटम उसके खिलाफ इस्तेमाल कर ली थी और अब वो किलिंग स्ट्राइक के परफेक्ट पोजीशन में था। मिड एयर एड्रेनलिन से भरा हुआ चिन मुएन अपनी पूरी ताकत से वेपन घुमाता है। वो बीस्ट पर गरजते हुए चिल्लाता है, ये ले। उसकी बोन ब्लेड हवा को चीरती हुई वीक स्पॉट की तरफ जाती है। ये पूरा डू और डाई मोमेंट था। इसी पर डिसाइड होना था कि वो कल का सूरज देखेगा या आइलैंड का नया एपेटाइजर बनेगा। चिन मुएन जोरदार बैटल क्राई निकालता है जबकि उसका वेपन हवा में चमकता हुआ नीचे आता है। दूसरी तरफ बीस्ट भी डेफनिंग रोर निकालता है। पूरा सीन प्योर हीरो वर्सेस नेचर एनर्जी दे रहा था और ऑनेस्टली बोर की वोकल कॉर्ड्स इस फाइट में ओवरटाइम कर रही थीं। अगले ही पल वाइल्ड बोर दर्द से चीख उठता है। उसके मुंह से अजीब हाई पिच्ड स्क्वील्स और भारी ग्रंट्स निकलने लगते हैं। वो बुरी तरह तड़पने लगता है। उसकी दर्द भरी आवाजें पूरे डेंस जंगल में गूंजने लगती हैं। गुस्सा, दर्द और केओस सब मिक्स होकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई ओवर ड्रामेटिक एनिमल एक्टिंग अवार्ड जीतने की कोशिश कर रहा हो। अगर मोस्ट ड्रामेटिक फॉरेस्ट क्रीचर कैटेगरी होती तो ये चलता फिरता बेकन ट्रॉफी लेकर जाता। लेकिन फाइट खत्म नहीं हुई थी। बोर की नाक से भारी ग्राउल्स निकलती हैं जबकि वो खुद को फिर स्टेबलाइज करता है। उसकी एक बची हुई आंख डरावनी लाल रोशनी से चमक रही थी। उसकी आंख के आसपास से हल्की स्टीम जैसी एनर्जी निकल रही थी, जैसे ये ओवरसाइज्ड जंगल मॉन्स्टर अभी भी रेडी हो। भाई पूरा फाइनल बॉस वाइब्स दे रहा था, जबकि टेक्निकली वो सिर्फ बहुत ज्यादा गुस्सैल पिग था। चिन मुएन तुरंत समझ जाता है कि फाइट अभी खत्म नहीं हुई। जमीन फिर भारी कदमों से कांपने लगती है। बीस्ट दोबारा मोमेंटम बिल्ड कर रहा था। उसकी थडिंग आवाजें हर सेकंड के साथ और तेज होती जा रही थीं, जबकि चिन मुएन अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा रहता है। अगले ही पल वाइल्ड बोर फिर से आसमान हिला देने वाली रोर निकालता है। उसके खुर इतनी ताकत से जमीन पर पड़ते हैं कि आसपास के पेड़ तक हिल जाते हैं। चिन मुएन अब पैनकेक बनने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वो बिजली की स्पीड से पीछे हटकर पास के पेड़ की तरफ भागा, जैसे जंगल को ही अपना हथियार बना रहा हो। ये अब सीधा हाई स्पीड टैग गेम बन चुका था। बस फर्क इतना था कि सामने वाला खिलाड़ी एक गुस्सैल जंगली सुअर था जिसके दांत किसी हॉरर मूवी के प्रॉप्स लग रहे थे। दूसरी तरफ यानमिन पेड़ के पीछे से सब कुछ देख रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में डर साफ दिख रहा था और वो घबराकर चिल्लाई, चिन मुएन। हालांकि ऐसे टाइम पर चिल्लाना शायद सबसे खराब स्टेल्थ स्ट्रैटेजी थी, लेकिन डर में इंसान गूगल नहीं खोलता। तभी चिन मुएन हवा में उछला। उसके पैरों ने पेड़ के तने को ऐसे पकड़ा जैसे वो पार्कोर का हिडन चैंपियन हो। उसके कदम छाल पर तेज आवाज करते हुए ऊपर भागे और अगले ही सेकंड वो जंगली सुअर के ऊपर से फ्लिप मार गया। नीचे बेचारा सुअर अपनी ही स्पीड का शिकार बन चुका था। धड़ाम! उसका सिर सीधे पेड़ से टकराया
और पूरा जंगल हिल गया। अगर जानवरों का कंकशन अवेयरनेस कैंपेन होता तो ये उसका पोस्टर बॉय बनता। ऊपर से चिन मुएन ने टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट रखी। वो आराम से नीचे उतरा, जैसे ये सब कोई रोज का काम हो। उसने शांत आवाज में कहा, ठीक है, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल शांत नहीं थीं। वो सीधे अपने चकराए हुए दुश्मन पर टिकी थीं। जंगली सूअर भारी आवाज के साथ नीचे गिरा पड़ा था। उसकी नाक फड़क रही थी और शायद उसकी आंखों के सामने कार्टून वाले तारे घूम रहे थे। मौका देखते ही चिन मुएन ने अपना टेढ़ा मेढ़ा ब्लेड पूरी ताकत से उसके शरीर में घोंप दिया। उसके चेहरे पर दर्द साफ था, लेकिन हाथ नहीं रुके। खून छिटक कर सूअर के काले बालों पर फैल गया। ये बिल्कुल गंदा काम था, मगर किसी को तो मेटाफोरिकल बेकन घर लाना ही था। चिन मुएन ने दांत भींचकर कहा, अब खत्म करते हैं। अगले ही पल उसने एक जोरदार वार सूअर की बगल पर मारा। ब्लेड इतनी तेजी से चला कि हवा तक कटती महसूस हुई। अब यह साफ हो चुका था कि वो सिर्फ किस्मत के भरोसे जिंदा नहीं था। लड़का सच में डेंजरस लेवल का स्किल्ड था। जंगली सूअर दर्द से पागलों की तरह चीखा। उसकी गर्दन से खून फव्वारे की तरह निकलने लगा और उसकी लाल चमकती आंखें धीरे धीरे फीकी पड़ने लगीं। जंगल में सिर्फ उसकी तड़पने की आवाज गूंज रही थी। सर्वाइवल की दुनिया में या तो तुम शिकारी बनते हो या डिनर। लेकिन तभी मामला फिर पलट गया। चिन मुएन की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं जब सूअर ने आखिरी कोशिश में उसका हथियार अपने जबड़ों में जकड़ लिया। क्या? उसके मुंह से हैरानी निकल गई। भाई, लड़ाई खत्म होने से पहले ये पिगी फाइनल बॉस फेज में घुस चुका था। चिन मुएन ने पूरी ताकत लगाकर अपना हथियार छुड़ाने की कोशिश की, फिर जोरदार लात सीधे सूअर की नाक पर मारी। ठप! सूअर का सिर पीछे झटका और आखिरकार उसका पकड़ ढीला पड़ा। चिन मुएन पीछे हट गया, तेज सांसें लेते हुए। उसके कपड़ों पर खून था, चेहरे पर पसीना था और आंखों में वही खतरनाक काल्मनेस। जैसे ये लड़का मौत को भी बोल सकता हो, लाइन में लगो। चिन मुएन फिर से हवा में उछला। उसकी आवाज जंगल में गूंज उठी। अब आखिरी बार। वो बाज की तरह नीचे झपटा, पूरा शरीर ताकत से भरा हुआ, सीधा जंगली सूअर के खुले सिर को निशाना बनाते हुए। ये वही आइकॉनिक फिनिशिंग मूव वाला पल था। और अगर इससे भी लड़ाई खत्म नहीं होती तो शायद भगवान को खुद आना पड़ता, क्योंकि उसकी आंखों के ठीक ऊपर वाला हिस्सा उस जंगली सूअर का वीक पॉइंट था। वहां सही वार पड़े तो गेम ओवर। चिन मुएन इस वक्त जिंदगी और मौत का ऐसा डेंजरस वर्जन खेल रहा था जिसमें गलती का मतलब सीधा कबाब बनना था। लेकिन इतनी पिटाई खाने के बाद भी वो दैत्य हार मानने को तैयार नहीं था। चिन मुएन उसकी पीठ से चिपका हुआ था और अंदर ही अंदर सोच रहा था, ये आखिर बना किस चीज का है। तभी सूअर ने इतनी जोरदार दहाड़ मारी कि पूरा जंगल कांप उठा। उसके शरीर में अचानक दूसरी जान आ गई और वो ऐसे उछलने लगा जैसे चिन मुएन को हवा में फेंककर सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना चाहता हो। तभी बिल्कुल फिल्मी टाइमिंग पर कैवलरी आ गई। यान मिन, मिस सन और ली स्मार्टी झाड़ियों को चीरते हुए वहां पहुंचे। सबसे आगे यान मिन थी, जो पूरी ताकत से चिल्लाई, मुएन, हम मदद करने आए हैं। ये पूरा पावर ऑफ फ्रेंडशिप वाला मोमेंट लग रहा था। बस फर्क इतना था कि यहाँ स्पीचेस नहीं, सच में हाथापाई हो रही थी। पूरा ग्रुप उस जंगली सूअर पर टूट पड़ा। ली स्मार्टी दांत भींचकर बोला, मैंने इसकी ये साइड पकड़ ली। और मजे की बात, इतने केओस में भी उसके चश्मे अपनी नौकरी ईमानदारी से कर रहे थे। मिस सन दूसरी तरफ जूझ रही थी, हांफते हुए बोली, ये चीज इतनी ताकतवर कैसे है। आखिरकार जब सूअर दब गया, चिन मुएन का पूरा प्रोटैगनिस्ट मोड ऑन हो गया। उसके मुक्के मशीन गन बन चुके थे। धड़ 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 वो लगातार सूअर के सिर पर घूंसे बरसा रहा था। इतनी अग्रेसिव पंचिंग देखकर कोई प्रोफेशनल बॉक्सर भी नोट्स निकाल ले। जंगल में सिर्फ वारों की आवाज गूंज रही थी, जैसे बाकी जानवरों को ऑफिशियल वार्निंग मिल रही हो कि आज जंगल में वाइल्ड बोर होना बैड आइडिया है। खून घास पर बिखर गया। चिन मुएन के खून से सने मुक्के ऊपर नीचे हो रहे थे और हर वार पिछले से ज्यादा भारी लग रहा था। जो दैत्य कुछ देर पहले मौत बनकर दौड़ रहा था, अब बस एक बहुत स्ट्रेस्ड लड़के का पंचिंग बैग बन चुका था। आखिरकार जंगल में फिर से सन्नाटा लौट आया। सिर्फ सबकी भारी सांसें सुनाई दे रही थीं। ली स्मार्टी पास ही धम्म से गिर पड़ा। ऐसे हाँफ रहा था जैसे उसकी आत्मा बॉडी छोड़ने की प्लानिंग कर रही हो। यान मिन जमीन पर बैठ गई, थकी हुई आवाज में सांसें लेते हुए, और वो विशाल जंगली सूअर अब बिल्कुल चुप पड़ा था। उसके सिर पर ऐसा सूजन वाला उभार था जैसे कार्टून फिजिक्स ने खुद आकर काम किया हो। लेकिन चिन मुएन हाफ मेजर्स में भरोसा नहीं करता था। उसने अपना टेढ़ा ब्लेड उठाया और पूरी ताकत से सूअर की खोपड़ी में घोंप दिया। छपाक! एक घिनौनी आवाज के साथ हथियार अंदर धंस गया। जंगली सूअर ने आखिरी कमजोर दहाड़ निकाली और फिर सब खत्म हो गया।
चिन मुएन पसीने से लथपथ खड़ा था, जैसे ब्लेंडर के अंदर मैराथन दौड़ कर आया हो। वो कुछ सेकंड तक उस लाश को घूरता रहा, फिर लंबी सांस छोड़कर बोला, आखिरकार खत्म हुआ। अब जब लड़ाई खत्म हो चुकी थी, एड्रेनलिन धीरे धीरे उतरने लगी और उसकी जगह सिर्फ हड्डियां तोड़ देने वाली थकान बची। यान मिन घबराई हुई आवाज में पूछ बैठी, चिन मुएन, तुम ठीक हो ना? लेकिन वो उसकी तरफ देखता तक नहीं, बस शांत आवाज में कहता है, मैं ठीक हूं। हालांकि उसकी हालत देखकर ठीक शब्द खुद शर्मिंदा हो जाता। कपड़े फटे हुए, शरीर पर खून और चेहरा ऐसा जैसे जिंदगी ने पर्सनली इंसल्ट किया हो। यान मिन को उसका टफ गाय एक्ट बिल्कुल नहीं झंझा। वो जल्दी से उसके सीने की तरफ इशारा करके बोली, तुम्हारा खून बह रहा है, पहले इसे रोकना होगा। मगर चिन मुएन चुप रहा, बस दूर कहीं घूरता रहा, जैसे सोच रहा हो कि क्या इस आइलैंड सर्वाइवल को कॉलेज अटेंडेंस में काउंट करेंगे। तभी पेड़ के पीछे से अचानक हु चिंगफोंग प्रकट हुआ। चेहरे पर ऐसी चमकती मुस्कान थी जो मर्डर सीन के हिसाब से डेंजरसली इनअप्रोप्रिएट थी। वो हंसते हुए बोला, क्लासमेट चिन, तुम तो कमाल हो, इतना बड़ा जंगली सुअर मार दिया। वाह भाई। पूरी लड़ाई में बैकग्राउंड डेकोरेशन बने रहने के बाद अब कॉम्प्लीमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे। हु चिंगफोंग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे आया, जैसे उसने अभी अभी बॉस फाइट में MVP जीता हो। वो कैजुअली बोला, आज रात तो मीट पार्टी होगी। हाँ, जैसे कुछ मिनट पहले सब लोग खुद डिनर बनने वाले नहीं थे। बस वहीं चिन मुएन का पेशेंस ऑफिशियली खत्म हो गया। बिना एक शब्द बोले उसने इतनी जोरदार लात मारी कि हु चिंगफोंग पीछे उड़ता चला गया। उग! दर्द से उसकी आवाज निकल गई। उसे आखिर समझ आ गया कि चिन मुएन इस वक्त जोक्स, डिनर प्लान्स और फेक फ्रेंडशिप के मूड में बिल्कुल नहीं है। अगले ही पल हु चिंगफोंग मिट्टी में घुटनों के बल पड़ा था। हालत ऐसी जैसे सर्वाइवल एग्जाम में नेगेटिव मार्क्स लेकर आया हो। माथे पर बड़े बड़े पसीने के कतरे और मुंह से निकली लार उसकी डिग्निटी का फ्यूनरल निकाल रही थी। ऊपर खड़ा चिन मुएन उसे ठंडी नजरों से देख रहा था। कांपती आवाज में हु चिंगफोंग बोला, क्लासमेट चिन, तुम ये क्या कर रहे हो? सच में ये वही सवाल होता है जो इंसान तब पूछता है जब उसकी इज्जत पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरह धक्के खा रही हो। लेकिन चिन मुएन अब उसकी एक्टिंग से बिल्कुल प्रभावित नहीं था। उसका चेहरा पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था। उसने सीधा कहा, तुम मुझे मारना चाहते थे। कोई ड्रामा नहीं, कोई शायद गलती से हुआ होगा वाला ऑप्शन नहीं, सीधा अटेम्प्टेड मर्डर का आरोप। हु चिंगफोंग की आंखें ऐसे फैल गईं जैसे हिरण अचानक ट्रक की हेडलाइट्स में फंस गया हो। वो तुरंत हकलाने लगा, क्या? क्लासमेट चिन, आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई ने तुरंत मैं तो छोटा सा कंफ्यूज्ड लड़का हूं वाला कार्ड खेल दिया। प्रॉब्लम बस इतनी थी कि उसका पूरा शरीर गिल्ट से कांप रहा था। तभी चिन मुएन के दिमाग में वो पल फ्लैशबैक की तरह वापस आया। जंगल के केओस के बीच साफ दिख रहा था कि हु चिंगफोंग ने उसे पीछे से धक्का दिया था। कोई हल्का सा एक्सीडेंटल पुश नहीं, पूरा जा भाई सुअर के साथ क्वालिटी टाइम बिता वाला लॉन्च। बिट्रेयल लिटरली HD क्वालिटी में रिकॉर्ड हो चुका था। चिन मुएन बस उसे घूरता रहा, बिना कुछ बोले, लेकिन उसकी आंखें साफ बता रही थीं कि वो अंदर ही अंदर गिन रहा है कि इस लड़के को पछताने के कितने तरीके हो सकते हैं। कभी कभी खामोशी सबसे खतरनाक जवाब होती है, खासकर तब जब सामने वही इंसान खड़ा हो जिसने तुम्हें वाइल्ड बोर का बेट बनाने की कोशिश की हो। हु चिंगफोंग बस सूखी आवाज में हु निकाल पाया। अंदर से उसका ईगो शायद अभी भी खुद को मास्टरमाइंड विलन समझ रहा था, लेकिन बाहर हालत ऐसी थी कि घुटने कांपते हुए रीमिक्स बना रहे थे। फिर भी हु चिंगफोंग तुरंत अपने इनोसेंट विक्टिम मोड में वापस आ गया। जमीन से ऊपर देखते हुए उसने चेहरे पर इतनी फेक सिंसेरिटी चिपका ली जैसे किसी लो बजट ड्रामा ऑडिशन में आया हो। वो जल्दी जल्दी बोला, क्लासमेट चिन, आप गलत समझ रहे हो। मेरा सच में आपको मारने का कोई इरादा नहीं था। पूरा वाइब वही था भाई, प्रैंक था बस। उसने अपने फ्लोरल शर्ट को ऐसे पकड़ रखा था जैसे असली विक्टिम वही हो। फिर एक्सक्यूजेस की नदी बहने लगी। मैं बस पैनिक हो गया था, मैं सबको भागने के लिए बोल रहा था, गलती से ताकत ज्यादा लग गई और आप वाइल्ड बोर की तरफ धक्का खा गए। वाह, ऐसा डेंजरस लेवल का गैस लाइटिंग देखकर ऑडियंस भी ताली बजा दे। तभी अचानक चिन मुएन का हथियार खनक की आवाज के साथ आकर हु चिंगफोंग के घुटनों के सामने गिरा। और ऑनेस्टली, बातचीत के बीच अगर तेज धार वाला हथियार गिर जाए तो यूजुअली इसका मतलब पीस टॉक खत्म हो चुकी है। चिन मुएन सीधे उसके ऊपर खड़ा था। उसकी काली शर्ट अब फटी हुई थी और उस पर लड़ाई के निशान साफ दिख रहे थे। वही लड़ाई जिसमें हु चिंगफोंग ने उसे जानबूझकर धकेला था। उसकी आंखों में ऐसी ठंडी शांति थी कि फाइनल बॉस भी नर्वस हो जाए। वो धीरे से बोला, तुम मुझे मारना चाहते थे ना? फिर उसकी आवाज और ठंडी हो गई। तो चलो मौका देता हूं। हु चिंगफोंग का चेहरा तुरंत उड़ गया।
भाई को शायद उम्मीद नहीं थी कि कीप द सेम एनर्जी लिटरली लागू हो जाएगा। दूसरी तरफ यान मिन अब पूरी तरह फट चुकी थी। वो गुस्से में उंगली दिखाते हुए चिल्लाई, कभी मत भूलना कि तुम्हारी जान चिन मुएन ने बचाई थी। उसकी गुलाबी बाल प्रैक्टिकली गुस्से से कांप रहे थे। और तुम उसी इंसान के साथ ये सब कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? हु चिंगफोंग मिट्टी में घुटनों के बल बैठा था। पूरी तरह भीगा हुआ वेट टिश्यू पेपर लग रहा था। कांपती आवाज में बोला, मैंने सच में ऐसा नहीं चाहा था, लेकिन अब कोई भी उसकी एक्टिंग खरीदने वाला नहीं था। थोड़ा दूर ली स्मार्टी और बाकी लोग ये पूरा एपोलॉजी सर्कस देख रहे थे, जबकि चिन मुएन पूरी मेन कैरेक्टर एनर्जी के साथ खड़ा था। वो अब आंसुओं और एक्सक्यूजेस से पूरी तरह बोर्ड हो चुका था। उसने शांत चेहरा घुमाया, इतना शांत कि डर और बढ़ जाए। फिर बोला, अगर तुम में हिम्मत नहीं है तो मैं खुद कर लेता हूं। अगले ही पल उसने नीचे हाथ बढ़ाया। उसका इरादा साफ था, अपने शरीर में ढंसी हुई उस धारदार चीज को खुद निकालने का। हु चिंगफोंग की आंखें इतनी फैल गईं जैसे पूरा चेहरा निगल जाएंगी। माथे पर पसीना चमक उठा। अब जाकर उसे असली डर समझ आया। वो एक ऐसे आदमी के साथ जंगल में फंसा था जो नाइफ वूंड को भी बस हल्की इनकन्वीनियंस समझता था। अचानक उस डरपोक इंसान के अंदर पता नहीं कहां से थोड़ी हिम्मत आ जाती है। एक तेज सी आवाज के साथ वो आगे झपट पड़ता है, लेकिन मदद करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी गद्दारी को और पक्का करने के लिए। उसके हाथ में पकड़ी हुई टेढ़ी मेढ़ी हड्डी जैसी ब्लेड चमकती है जब वो उसे सीधे मुएन के बढ़ते हुए हाथ की तरफ घोंपने की कोशिश करता है। ये एक बेताब और गड़बड़ हमला था, बिल्कुल ऐसे आदमी का जिसे अंदर से पता है कि उसका गेम पहले ही खत्म हो चुका है। हु चिंगफोंग का चेहरा डर और गुस्से से पूरी तरह बिगड़ जाता है। वो उस बदसूरत बोन नाइफ को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लेता है और अपनी बची हुई सारी ताकत उस वार में झोंक देता है। सच में कुछ लोग हारने के बाद भी रुकना नहीं जानते। दूसरी तरफ चिन मुएन बिल्कुल दीवार की तरह खड़ा रहता है, ना घबराहट ना जल्दबाजी, बस एक शांत खतरनाक सा जजमेंट वाला लुक। उधर हु चिंगफोंग पूरा गला फाड़कर चिल्ला रहा होता है और उसी चक्कर में अपना बैलेंस भी खो देता है। एक तरफ शांत हीरो, दूसरी तरफ जमीन पर फिसलता हुआ चीखता इंसान। ऑनेस्टली ये मोमेंट काफी आइकॉनिक था। हु चिंगफोंग पूरे भरोसे के साथ जोरदार वार करता है और तभी अचानक चिन मुएन की टांग कहीं से निकलती है और उसके पूरे अटैक को साइड में उड़ा देती है। बेचारा पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। सच कहें तो उसके चेहरे पर आई कंफ्यूजन उस किक से भी ज्यादा दर्द दे रही थी। अगले ही पल चिन मुएन उसके हथियार वाले हाथ पर जोर से पैर मारता है और ब्लेड दूर उड़ जाती है। हथियार गया और उसके साथ उसका आखिरी फायदा भी। अब चिन मुएन डिसाइड कर चुका था कि खेल खत्म। वो हु चिंगफोंग को ऐसे पकड़ता है जैसे कोई प्रोफेशनल एथलीट किसी छोटे बच्चे को संभाल रहा हो। अगले सेकंड हु चिंगफोंग हवा में था। उसके मुंह से अजीब सी दर्द भरी चीख निकलती है जब वो तोप के गोले की तरह पीछे जा उड़ता है। उसके हाथ पैर पूरी तरह फैल जाते हैं, बिल्कुल स्टारफिश पोज में। ग्रेविटी ने उस दिन उससे कोई दया नहीं दिखाई और जब प्रोटैगनिस्ट सच में तंग आ जाए तब इम्पैक्ट लेजेंडरी ही होता है। आखिरकार टक्कर में पेड़ जीत जाता है। हु चिंगफोंग पेड़ के तने से टकराकर नीचे डीला पड़ जाता है, पेट पकड़कर दर्द से कराहते हुए। उसके चेहरे को देखकर साफ लग रहा था कि वो अपनी जिंदगी के हर फैसले पर पछता रहा है जिसने उसे इस खास दिन इस जंगल तक पहुंचाया। उसकी फूलों वाली शर्ट पूरी तरह खराब हो चुकी थी और उसकी बची खुची इज्जत भी ऑफिशियली खत्म। लेकिन तभी मामला और डार्क हो जाता है। वही टेढ़ी मेढ़ी ब्लेड आखिर जाकर हु चिंगफोंग के अपने कंधे में धंस जाती है। वो नीचे देखकर अपने ही हथियार को घूरता रह जाता है, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि उसकी खुद की गद्दारी लिटरली उसी को काट गई। कुछ सेकंड बाद शॉक खत्म होता है और असली दर्द शुरू। हु चिंगफोंग अपना मुंह पूरा खोलकर ऐसी चीख मारता है जो शायद पूरे जंगल में गूंज गई होगी। वो अपने सीने को पकड़कर तड़प रहा था, जबकि बोन नाइफ उसकी कॉलर बोन के पास गहराई तक ढंसी हुई थी। तभी मिस सन घबराकर आगे दौड़ती है। उसके हाथ बेचैनी में सीने के पास कांप रहे थे, जैसे वो कह रही हो, प्लीज उसे मत मारो। वो मुएन से रुकने की विनती करती है और समझाने की कोशिश करती है कि शायद, बस शायद, जिस आदमी ने अभी उसे मारने की कोशिश की उसका वो मतलब नहीं था। यान मिन और ली स्मार्टी ये सब देखकर ऐसे खड़े थे जैसे समझ ही नहीं पा रहे हों कि डॉक्टर बुलाएं या फिर कर्मा को अपना काम पूरा करने दें। उधर मिस सन पूरी पीस एंड लव मोड में आ चुकी थी। वो बार बार चिन मुएन से उस गद्दार को छोड़ देने की विनती कर रही थी। उसका कहना था कि सब एक ही स्कूल के स्टूडेंट हैं और अगर किसी की डेड बॉडी लेकर वापस जाना पड़ा तो वो सबके लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाएगा। लेकिन मुएन को ये स्कूल फ्रेंडशिप वाली स्पीच ज्यादा इंप्रेस नहीं करती।
वो विशाल दांतेदार ब्लेड लेकर डरे हुए हु चिंगफोंग के ऊपर खड़ा रहता है। उसकी मौजूदगी ही इतनी भारी थी कि बेचारे की सांसें अटक गई थीं। मुएन शांत आवाज में कहता है कि अगर वो सच में किसी को मारना चाहता तो ये हालत कुछ और ही होती। पेड़ के सहारे कांपता हुआ ब्लॉन्ड लड़का पसीने से भीग चुका था। तेज ब्लेड उसके चेहरे से बस कुछ इंच दूर लटक रही थी। अगर मुएन सच में जान लेना चाहता तो वार सिर्फ कंधे पर नहीं लगता। तभी हवा में खून की बूंदें उछलती हैं और खतरे की असली फीलिंग समझते ही हु चिंगफोंग के मुंह से एक दयनीय चीख निकल जाती है। ब्लेड की दांतेदार धार रोशनी में चमकती है, जैसे उसे याद दिला रही हो कि वो परमानेंट गेम ओवर से बस बाल बाल बचा है। अपने कांपते हुए क्लासमेट के ऊपर खड़े होकर मुएन उसे एक आखिरी वार्निंग देता है। अब हु चिंगफोंग घबराकर उसे क्लासमेट चिन कहकर बुलाने लगता है और दावा करता है कि उसका वो मतलब नहीं था। हाँ, बिल्कुल, ये वही इंसान बोल रहा था जिसने कुछ मिनट पहले पीछे से छुरा घोंपने की कोशिश की थी। उसकी पीली फूलों वाली शर्ट अब उसके अपने खून से रंग चुकी थी। मुएन पीछे मुड़ते हुए साफ शब्दों में कह देता है, अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं बात नहीं करूंगा, सीधा खत्म कर दूंगा। तभी यान मिन की नजर मुएन की काली टी शर्ट पर पड़े बड़े कटे हुए हिस्से पर जाती है। वो तुरंत घबरा जाती है और उसके नीचे छिपे जख्म को देखकर पैनिक करने लगती है। वो बार बार कहती है कि इंजरी का तुरंत इलाज होना चाहिए, लेकिन मुएन उसे कैजुअली इग्नोर कर देता है। वो फैसला करता है कि बीच पहुंचने के बाद ही जख्म देखा जाएगा। अभी सबसे जरूरी चीज थी वहां से निकलना। फिर वो विशाल जंगली सुअर की तरफ देखकर समझाता है कि खून की स्मेल जंगल में डिनर बेल जैसी होती है, मतलब जल्दी ही और जानवर यहां पहुंच सकते हैं। इसलिए वो सबको मजबूत बेलें ढूंढने का आदेश देता है ताकि सुअर को घसीटकर बीच तक ले जाया जा सके और वहीं उसका बाकी काम हो। पूरा ग्रुप उस काले फर वाले विशाल बीस्ट के आसपास खड़ा था और सबको समझ आ चुका था कि वक्त बहुत कम है। ली स्मार्टी अपने ग्लासेस ठीक करते हुए प्लान से सहमत हो जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिमाग तेजी से कैलकुलेशंस कर रहा था। वो समझ चुका था कि जो टीममेट पीछे से वार करे वो पूरी टीम के लिए डिजास्टर होता है। लेकिन दूसरी तरफ मुएन, वो अलग ही लेवल का इंसान था, रूथलेस, डिसाइसिव और लड़ाई में खतरनाक। सच कहें तो अगर मुएन वहां ना होता तो अभी तक सब लोग सुअर का लंच बन चुके होते। इसके बाद असली मेहनत शुरू होती है। सब लोग मोटी हरी बेलों को कसकर पकड़ते हैं और जोर लगाते हुए हे हो जैसी आवाजों के साथ उस भारी जंगली सुअर को खींचना शुरू करते हैं। उनके चेहरों पर साफ थकान दिख रही थी, क्योंकि घने जंगल के बीच उस विशाल वजन को घसीटना मजाक नहीं था। पूरा सीन किसी टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज जैसा लग रहा था। बस फर्क इतना था कि यहाँ HR की जगह डेड एनिमल्स और सर्वाइवल का डर मौजूद था। जब मुएन, ली स्मार्टी और यान मिन मिलकर उस विशाल जंगली सुअर को घसीट रहे थे, तब मिस सन पीछे से लंगड़ाते हुए हु चिंगफोंग को सहारा देकर साथ चलने में मदद कर रही थी। हे हो की थकी हुई आवाजें लगातार गूंज रही थीं, जबकि पूरा ग्रुप मिट्टी और झाड़ियों के बीच रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रहा था। आखिरकार काफी देर बाद वो लोग समुद्र किनारे पहुंच ही गए। जैसे ही बीच नजर आया, यानमिन राहत की लंबी सांस लेते हुए सीधे रेत पर गिर पड़ी। उसके चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन था जैसे किसी ने उसे जंगल की हॉरर मूवी से निकालकर सीधा छुट्टी पर भेज दिया हो। तेज धूप बीच पर चमक रही थी और वो हांफते हुए खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। कुछ लोग शायद इस पूरे सीन में बीच व्यू पर ध्यान देते, लेकिन सच कहें तो सबकी नजरें फिर भी मुएन पर ही टिक रही थीं। उसका मजबूत शरीर और शांत प्रेजेंस बाकी सबके बीच अलग ही लेवल का लग रहा था। लेकिन तभी अचानक मुएन के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। उसके सिर में तेज दर्द उठता है और वो कंफ्यूज्ड होकर समझने की कोशिश करता है कि उसके शरीर में आखिर हो क्या रहा है। उसकी नजरों के सामने लाल सी धुंध और स्टैटिक तैरने लगती है। वो तुरंत अपना सिर पकड़ लेता है और पहली बार उसकी हमेशा वाली स्टेडी कंपोजर टूटती हुई दिखती है। अगले ही पल उसके घुटने जवाब दे देते हैं। एक तेज झटका सा लगता है और वो पीछे की तरफ रेत पर गिर पड़ता है। मुएन! यानमिन घबराकर जोर से चीखती है। कुछ सेकंड पहले जो राहत थी वो अब सीधी दहशत में बदल चुकी थी। ग्रुप का सबसे मजबूत इंसान ऐसे गिरा था जैसे किसी ने पेड़ काट दिया हो। ली स्मार्टी तुरंत दौड़कर उसे संभालने पहुंचता है। जैसे ही वो मुएन को छूता है, उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। उसे तेज बुखार है, वो जोर से चिल्लाता है। और ऑनेस्टली ये वो प्लॉट ट्विस्ट था जो इस बीच ट्रिप में कोई नहीं चाहता था। मुएन अब बेहोश पड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और पूरे शरीर पर ठंडा पसीना था, जबकि बाकी सब उसके आसपास घबराकर खड़े थे। जब उसकी फटी हुई शर्ट हटाई जाती है, तब असली प्रॉब्लम सामने आती है। जख्म देखकर सबके मुंह से डर भरी सांस निकल जाती है। उसके सीने का घाव लाल,
सूजा हुआ और बेहद खराब हालत में था। साफ दिख रहा था कि जंगली सुअर के दांत सिर्फ एक साधारण स्क्रैच देकर नहीं गए थे। मिस सन और यान मिन उसके ऊपर झुककर खड़ी थीं और पूरा माहौल अब ऑफिशियली कैओटिक बन चुका था। मिस सन लगभग पैनिक मोड में पूछने लगती है कि आखिर उसे हुआ क्या है। वहीं यान मिन मजबूरी वाली डॉक्टर बनकर घाव को ध्यान से देखते हुए कहती है कि इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैल रहा है। चिन मुएन इस वक्त बीच पर ऐसे पड़ा था जैसे कोई एक्सपेंसिव कारपेट सजावट के लिए बिछा दिया गया हो। उधर लीस मार्टी का अंदर वाला टेक्स्ट बुक जीनियस पूरी तरह एक्टिवेट हो चुका था। वो सीरियस फेस बनाकर मेडिकल एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देता है। उसके हिसाब से इन्फ्लेमेशन बिना ट्रीटमेंट के सीधा मौत का टिकट बन सकता है। वो वाइल्ड बोर के दांतों के बारे में सोचकर मेंटली कैलकुलेशन करने लगता है, जैसे अभी मुएन के खून में हंड्रेड्स तरह के बैक्टीरिया पार्टी कर रहे हों। और ये बात ग्रुप की बची खुची उम्मीदों के लिए बिल्कुल मूड किलर थी। आखिरकार वो कंक्लूजन निकालता है कि जंगली सुअर का टस्क प्रैक्टिकली एक बायोलॉजिकल वेपन जैसा होता है। अगर जख्म को जल्दी साफ ना किया जाए तो छोटा सा कट भी जानलेवा इन्फेक्शन बन सकता है। यानमिन धीरे से मुएन के चेहरे के करीब झुकती है और उसकी भारी पलकों को देखकर चेक करने लगती है कि कहीं अंदर अभी भी होश बाकी है या नहीं। यानमिन जल्दी से मुएन के चेहरे के करीब झुकती है और घबराई हुई आवाज में पूछती है, तुम्हें अभी भी होश है ना? उसकी आवाज में साफ डर था, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि मुएन के जख्म को तुरंत डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा। अब उसकी पैनिक पूरी तरह पीक पर पहुंच चुकी थी। आखिर कौन सोचता है कि आइलैंड ट्रिप पर सर्वाइवल के साथ साथ सेप्सिस का बोनस पैकेज भी मिलेगा। लेकिन मुएन हमेशा की तरह स्टोइक हीरो बनते हुए धीमी आवाज में बस इतना कहता है कि वो थोड़ी देर सोने वाला है और उसके बाद ठीक हो जाएगा। क्लासिक टफ गाय बिहेवियर। इंसान लिटरली बेहोश होने वाला है, लेकिन डायलॉग ऐसा दे रहा है जैसे बस पावर नैप लेने जा रहा हो। यानमिन उसकी ये एक्टिंग बिल्कुल नहीं मानती। वो तुरंत उसे डांटते हुए कहती है कि सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं है। उनके पास डिसइंफेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है, ना मेडिसिन, ना अल्कोहल, ना बेसिक फर्स्ट एड। वो उसे सोने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उसके दिमाग में सीधा वर्स्ट केस सिनेरियो चल रहा था। वो ऑलमोस्ट चिल्लाते हुए कहती है कि अगर इन्फेक्शन बढ़ गया तो सीधा टिटनस हो सकता है। उसकी हालत ऐसी थी जैसे स्ट्रेस ने उसके अंदर मिनी अर्थक्वेक चालू कर दिया हो। और ऑनेस्टली वो गलत भी नहीं थी। उनका पूरा मेडिकल सेटअप इस वक्त सिर्फ बैड लक और पैनिक पर टिका हुआ था। लीस मार्टी भी बेहोश पड़े मुएन को संभालने में मदद करता है और अपनी तरफ से एक और डरावनी जानकारी जोड़ देता है। वो गंभीर आवाज में कहता है कि अगर किसी को सच में टेटनस हो जाए, लेकिन उसकी बस हल्का सा जख्म है वाली डेडिकेशन सच में अलग लेवल की थी। यानमिन बार बार उसका नाम पुकारती रहती है, जैसे डर हो कि अगर वो चुप हुई तो मुएन हमेशा के लिए सो जाएगा। लीस मार्टी फिर से उसका टेम्परेचर चेक करता है और वही बुरी खबर दोहराता है, उसे तेज बुखार है। फिर वो इंसिस्ट करता है कि वुंड को तुरंत डिसइंफेक्ट करना होगा। शायद उसके दिमाग में था कि 3 बार बोलने से हवा में मैजिकली अल्कोहल की बॉटल स्पॉन हो जाएगी। तभी यानमिन उसे अल्टीमेट रियलिटी चेक देती है। वो इरिटेट होकर पूछती है, डिसइंफेक्ट किससे करेंगे? हमारे पास क्लीन वाटर तक नहीं है। लीस मार्टी बस उसे ब्लैंक फेस से देखता रह जाता है। उसकी चुप्पी ही बता रही थी कि उसके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है। लेकिन मेडिकल क्राइसिस सॉल्व करने की जगह अचानक उसके दिमाग में कुछ और ही चल पड़ता है। वो कैजुअली पूछ बैठता है कि क्या क्लासमेट यांग और क्लासमेट चिन सच में कपल हैं? प्रायोरिटीज भाई। आदमी मौत और फीवर के बीच पड़ा है और ये यहाँ रिलेशनशिप कंफर्म करने में लगा है। सच में ट्रेजेडी के बीच ऐसा गॉसिप मोड चालू करना लेजेंडरी बिहेवियर था। यानमिन उसकी बात सुनकर पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है। उसका चेहरा हल्का गुलाबी पड़ जाता है, बिल्कुल उसके बालों के रंग जैसा। लीस मार्टी ऑकवर्ड होकर खांसता है और फिर फाइनली असली मुद्दे पर वापस आता है। वो बताता है कि डिसइंफेक्ट करने का एक पुराना फोल्क रेमेडी है, लेकिन वो उसे बताते हुए खुद भी थोड़ा हेजिटेंट लग रहा था। दूसरी तरफ यानमिन की आंखों में अचानक उम्मीद चमक उठती है। उसके चेहरे पर ऐसा एक्साइटमेंट आ जाता है जैसे सर्वाइवल मिशन में सीक्रेट चीट कोड मिल गया हो। वो तुरंत पूछती है कि वो मिस्टीरियस रेमेडी क्या है। शायद उसके दिमाग में कोई रेयर जंगल हर्ब या हिडन मैजिकल स्प्रिंग घूम रहा था। अगले ही पल पूरे माहौल की वाइब अचानक बदल जाती है। जब लीस मार्टी आखिरकार उस फोल्क रेमेडी का राज खोलता है, वो पूरी सीरियसनेस के साथ बोलता है, हमें यूरिन इस्तेमाल करना होगा। कुछ सेकंड के लिए पूरा बीच ऐसे शांत हो जाता है जैसे सबके दिमाग ने एक साथ रीबूट ले लिया हो। और सबसे ऑकवर्ड बात, ली खुद बीच पर एक कटोरा पकड़े बैठा था, जैसे उसने मेंटली इस प्लान की तैयारी भी कर ली हो। तभी अचानक सीन ऐसा बदलता है जैसे कोई एजुकेशनल कार्टून चालू हो गया हो। अब एक क्लासरूम दिखाई देता है जहां चिबी वर्जन वाली नर्स यानमिन चॉकबोर्ड के सामने खड़ी थी। ऊपर कैप्शन आता है कि एक्सट्रीम सिचुएशंस में अनट्रीटेड वुंड्स बहुत तेजी से जर्म्स पैदा करते हैं।
चिबी यानमिन पूरी एनर्जी के साथ अनाउंस करती है कि मिनी क्लास अब शुरू होने वाली है, क्योंकि ऑब्वियसली सर्वाइवल हॉरर के बीच क्यूट मेडिकल लेक्चर से बेहतर टाइमिंग क्या हो सकती है। अब यानमिन पूरी नर्स मोड में चली जाती है, सिर पर नर्स कैप, हाथ में पॉइंटर और एक्सप्रेशन ऐसा जैसे वो हिस्ट्री का सबसे कर्स्ड लाइफ हैक बताने वाली हो। वो समझाती है कि जब जिंदगी एंटीसेप्टिक ना दे तब मिड स्ट्रीम यूरिन इमरजेंसी क्लीनिंग सोल्यूशन बन सकता है, ताकि कोई कंफ्यूज ना हो। उसके साथ एक पूरा विजुअल डायग्राम भी दिखाया जाता है जिसमें स्ट्रीम की बिगिनिंग, मिडल और एंड तक नीटली लेबल किया गया था। ऑनेस्टली ये वो एजुकेशनल कंटेंट था जो किसी ने नहीं मांगा था, लेकिन अब सबको जबरदस्ती देखना पड़ रहा था। तभी रियलिटी जोरदार तरीके से वापस टकराती है। यानमिन अचानक पैनिक में जोर से चिल्लाती है, रुको रुको! लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। किसी ने मेडिकल एडवाइस को जरूरत से ज्यादा लिटरली ले लिया था और स्ट्रीम सीधा चिन मुएन के सीने की तरफ जा रही थी। उधर मुएन बिल्कुल मोशनलेस पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सोल इस आइलैंड रिजॉर्ट से परमानेंट चेकआउट लेने की तैयारी कर चुकी हो। आखिर में एक लेट लेकिन यूजफुल डिस्क्लेमर सामने आता है जो याद दिलाता है कि असली गोल वुंड्स को ड्राई रखना होता है ताकि इन्फेक्शन ना फैले। और शायद, बस शायद, किसी जंगली जानवर के ब्लैडर से ज्यादा यूजफुल चीज एक असली हॉस्पिटल हो सकता है।